बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए को। क्या कहता है? एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर अपडेटेड द बोर्ड विद द रिजल्ट ऑफ द रीसेंट एनुअल स्टाफ सर्वे। एक एनुअल स्टाफ सर्वे हुआ पीएसएस के अंदर, तो उसके हवाले से ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर ने बोर्ड को ब्रीफ किया था पिछली बोर्ड मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। A number of issues were discussed which the chief executive has asked you to assess further। ठीक है ना, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल के ऊपर बात की गई थी उस स्टाफ सर्वे से जो पता लगे थे, ठीक है ना। और चीफ एग्जीक्यूटिव चाह रहे हैं कि आप उसको फर्दर असेस करके उसे और अच्छे से समझाएं। अच्छा, स्पेसिफिकली क्या करना है? स्पेसिफिकली बोले प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर, फॉर्मेट पता लग गया। फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव, एड्रेस ही पता लग गया। ये ब्रीफिंग पेपर क्या करके देगा? असेस करेगा इश्यूज रेज्ड बाय द स्टाफ इन द सर्वे। यानी आपको उस पिछली मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुई थी स्टाफ सर्वे के बारे में, उस स्टाफ सर्वे में स्टाफ ने कुछ इश्यूज, कुछ मसले मसाइल बताए थे, तो आपको उनको असेस करना है, ठीक है ना। असेस करने का मतलब क्या होता है सर? असेस का जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं ना, तो असेस का मतलब ये होता है कि भाई आप पहले तो ये बताएं कि मतलब पहले तो आप मसले को क्या करें? आइडेंटिफाई करें। जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये आप बताएं कि ये मतलब व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, और वो उसका क्या होगा इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी के ऊपर। यानी कि आप इसको क्यों जो है ना क्या कहते हैं मसला मानते हैं। यानी कि आपने आइडेंटिफाई किया पहले तो कि भाई ये इशू है, फिर आप एक्सप्लेन करें कि भाई ये क्यों इशू है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है ना। कंपनी पे किस तरह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा होगा या किस तरह से हमारे लिए अनफेवरेबल हो सकता है, ठीक है। तो आपको असेस करना है और फिर रेकमेंड करना है एक्शंस जो कि पीएसएस को लेने चाहिए टू एड्रेस ईच ऑफ दीज इशू। यानी कि अब आप जो इशू बता रहे हैं उसको हल करने के लिए तरीका भी बताएं। 18 मार्क्स के मिल रहे हैं। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स मिलेंगे आपको। स्केप्टिकल स्किल्स in probing the discussion of the board in relation to the results from the staff survey। भाई आप उनकी बातों को पढ़ेंगे और उसमें से स्केप्टिकली मसलों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यार ये बात आपने की तो इसका मतलब तो ये मसला होगा ना। फला बंदा अगर कह रहा है, स्टाफ कह रहा है कि भाई मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं, तो वहां आपका स्केप्टिकल काम करना चाहिए। आप बोलें कि भाई क्यों छोड़ के जा रहा है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, क्या मसला आ रहा है। तो ये स्केप्टिकल स्किल है आपकी, ये आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो कितने मार्क्स हो गए सर? ये होगा 22 मार्क्स, और 2 से डिवाइड करूं तो इट विल मेक 11। और मुझे रिकमेंडेशन बतानी है, मुझे उसकी मतलब असेसमेंट भी करनी है, मसले भी आइडेंटिफाई करने हैं, उसकी रिकमेंडेशन भी देनी है। तो अगर मैं इसको हाफ हाफ कर दूं तो लाइक अगर मैं 5 या 6 अच्छे पॉइंट्स लिखता हूं, यानी 5 अच्छे इश्यूज और उनके रिकमेंडेशन, तो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दीज 22 मार्क्स, राइट। अच्छा सर, एग्जिबिट कोई हमारे पास गिवन है इससे रिलेटेड? आइए जरा देखते हैं। पहला एग्जिबिट यूज हो चुका है। नंबर 2, स्टाफ सर्वे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बोर्ड डिस्कशन ऑन द रिजल्ट ऑफ द रीसेंट स्टाफ सर्वे। आपके पास स्टाफ सर्वे रिजल्ट के नाम से एक एग्जिबिट है जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट दिए हुए बोर्ड डिस्कशन के उस स्टाफ सर्वे के रिजल्ट के ऊपर, यानी जो रिजल्ट आया था उसको फिर बोर्ड ने डिस्कस किया, तो वो एक समरी आपके पास प्रोवाइडेड है। तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जिबिट है। आइए जरा उसको रीड करते हैं और मसले साथ साथ आइडेंटिफाई करते जाएंगे सर, क्योंकि हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग के वक्त ही हम मसलों को आइडेंटिफाई करने की आदत बनाएंगे। अच्छा जी, तो चलें। मार्केटिंग डायरेक्टर क्या कहता है? बोलता है लेट्स होप द जीलैंड मैट्रिक्स फाउंडेशन डोंट हियर अबाउट दिस, इट मे कॉज, ये जो स्टाफ सर्वे में इश्यूज आए ना उसके बारे में बोल रहा है, इट मे कॉज देम टू हैव सम कंसर्न, ठीक है ना। Were there any marketing suggestion in the survey responses? I am struggling to stick to our marketing budget with the cost of digital advertising rising so fast। ठीक है ना, वो बता रहा है कि भाई मुझे मार्केटिंग के बजट को मीट करना मुश्किल हो पा रहा है, यानी मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है, बजट में मीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्टाफ सर्वे का इशू नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। यस, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर कहता है यस, several staff members suggested that some of our staff should write positive mattress review and post them onto the mattress review website. This will improve our rating on those website and lead to increased sales। बोला कि भाई कुछ जो हमारे स्टाफ था ना
उसने मार्केटिंग के लिए हमें बताया कि अब मसले मसाइल आ रहे हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ रही है ना, आप एक काम करें, हम ही में से कुछ लोगों को ना बोलें कि वेबसाइट्स पे जाकर पीएसएस के अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखें। तो सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही अनएथिकल और ये एक फेक रिव्यू देने वाली बात है? यानी एक कंपनी का एम्प्लॉय जिसने वो मैट्रेस कभी यूज भी नहीं किया, वो सिर्फ कंपनी की अच्छी रेटिंग के लिए वहां जाकर फेक रिव्यूज, फेक कमेंट्स या फेक वीडियोस डालेगा। तो सर ये अनएथिकल चीज है, इसको ये एक इशू है जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। ये देखें, ये स्केप्टिकल है आपका कि भाई ये तो गलत चीज है, ये क्यों कर रहे हैं, ये तो अनएथिकल है, ये तो फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो दिस इज हाउ, तो नंबर 1 इशू हमारे पास आ गया सर कि ये आपको मतलब ये तो जो आप करने जा रहे हैं ये गलत है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग डायरेक्टर कहता है, हैव यू सीन सम ऑफ द इनोवेटिव मैट्रेस बीइंग रिव्यूड ऑन द मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट? ठीक है ना, प्री सीन में ये बात बताई गई है कि इस वक्त इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन चल रही है। इस तरह के मैट्रेसेस आ गए हैं जो क्या करते हैं कि आपकी हार्ट बीट को, आपके ब्लड फ्लो को, इसको मॉनिटर करते हैं और फिर आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं कि आपकी नींद कितनी अच्छी थी या नींद में आपके जो हालात थे वो किस तरह के थे। इसके अलावा कुछ ऐसे मैट्रेसेस भी आ गए जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से मैट्रेस को गर्म या ठंडा कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बोले कुछ इस तरह के क्या मैट्रेस, इनोवेटिव मैट्रेस के रिव्यूज हमने देखे हैं वेबसाइट्स के ऊपर। ये पूछ रहा है मार्केटिंग डायरेक्टर। द न्यू स्मार्ट बेड मैट्रेस सीम्स टू बी पर्टिकुलरली हाईली रेटेड बाय कस्टमर्स। एक नया स्मार्ट बेड नाम से आया एक मैट्रेस जो कि प्री-सीन में बताया, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया। I am not sure we would be able to improve our mattress rating above these innovative products। बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं लगता कि हम अपनी रेटिंग्स को इस वक्त जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत इनोवेटिव मार्केट में मैट्रेसेस आ गए हैं और हमारे जो करंट डिजाइन है, करंट मैट्रेसेस है, वो उनको हरा नहीं सकते, वो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर कहता है दैट ऑल्सो केम अप इन द सर्वे रिस्पॉन्स। बोल रहा है ये मसला भी सर्वे रिस्पॉन्स में स्टाफ ने बताया। क्या बताया? Staff believe that we need to look at developing our product offering. Some staff are concerned that we are not innovating as fast as our competitors. Sir, आप इनोवेटिव नहीं हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर की तरह ज्यादा इनोवेट नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा नहीं पा रहे हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स। तो ये दूसरा इशू आ गया सर। अगेन मैंने अभी इशू को, मैं सिर्फ और सिर्फ इशू बता रहा हूं कि ये इशू है, हमें अब सवाल के जवाब के अंदर इसको बताना भी पड़ेगा कि ये इशू क्यों है, और उसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप सोचें और अपने पास लिखें कि वो आपको क्यों लगता है कि ये क्या है। अगर मैं इनोवेट नहीं कर रहा तो क्या मसला है भाई, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, क्या नुकसान हो जाएगा कंपनी को। फेक अगर हम डाल दे रिव्यूज तो क्या इसमें गलत बात है भाई? क्या गलत बात है ना, ये असल आंसर है। यहां से आइडेंटिफाई करना और फिर ये क्या गलत है उसके अंदर उसको बताना, उसको एक्सप्लेन करना, समझाना कि आपने क्यों इसको इशू बोला है। सही है ना, ये हमारा आंसर होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन डायरेक्टर, वी कैन हार्डली कोप अप विद द प्रोडक्शन ऑफ 4 मैट्रेसेस वी मेक एट द मोमेंट। ऑपरेशन डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि इनोवेट करो, प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ाओ, बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है कि जो हम 4 तरह के मैट्रेस बनाते हैं ना बस उतनी बना सकता हूं मैं। ऑपरेशन डायरेक्टर के हाथ में तमाम चीजें, उसको नॉलेज होती है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो अगेन सर ये एक और मसला आ गया, बोल रहा है मेरे पास तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं है। आगे बढ़े सर। ऑल 4 ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर वर्किंग एट 100% कैपेसिटी। बोल रहा है कि मेरे चारों के चारों जो प्लांट है ना वो 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सर तो यहाँ पर एक और ये इशू आ गया है, आपने अभी जीलैंड हेल्थ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये बात कही है कि भाई हम आपको 6000 मैट्रेस प्रोवाइड करेंगे और अगर नहीं कर सके तो पेनल्टी लगेगी। 100% कैपेसिटी पे अभी से चल रहे हो तो फिर आप एडिशनल मैट्रेस कैसे बनाकर देंगे? तो ये एक चीज है जो मसला आएगी सर। तो ये आपके पास एक तो कैपेसिटी भी नहीं है और आप मतलब फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। खैर किस तरह से मसले अगेन इसको एक्सप्लेन करना होगा, अभी से मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूं आपको पढ़ा के। We are finding it increasingly difficult to hire skilled worker in this competitive industry. Just last week, I had resignation from 3 staff members who are joining one of our competitor for more money and are better prospect. भाई हमें जो है ना वो स्टाफ, एक तो ये है कि हम हायर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं,
और दूसरा हम अपने एम्प्लॉयज को रिटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, टर्नओवर हमारा बढ़ गया है, लोग जा रहे हैं दूसरे लोग कंपेटिटर के पास, बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा पैसे दे रहे हैं और ज्यादा प्रोस्पेक्ट वहां पर है, प्रोस्पेक्ट यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वो तमाम चीजें वहां अच्छी हैं, हम अच्छी नहीं दे रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर वापस कहता है, इन रिसेंट एनुअल स्टाफ सर्वे वी आस्क फॉर फीडबैक ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर रोल to raise any concern that they have and to include suggestion on how PSS could improve operations in the future. We have received some interesting comments and ideas. सही है, हमें कुछ हमने फीडबैक्स मांगे तो हमें कुछ फीडबैक्स और सजेशन मिले इंटरेस्टिंग। चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है, वेल आई एम ऑलवेज कीन टू लिसन टू द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, particularly if we can enhance our performance in this market. Were there any major concern coming through the फीडबैक? बोले कोई मेजर कंसर्न थे इनके? तो सर आए जरा सुनते हैं क्या है मेजर कंसर्न। ह्यूमन रिसोर्स, द मेन कंसर्न रेज्ड बाय द स्टाफ एट all 4 manufacturing plant related to possible health issues. वाह माफ करे भाई, क्या हो गया? हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं? ड्यू टू exposure to chemical from lower quality form that we are using to produce. बोल रहा है कि भाई आप एक लो क्वालिटी का फोम यूज कर रहे हैं मैट्रेस बनाने के लिए, जिसमें से केमिकल्स निकलते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, और वो चारू मैट्रेस के अंदर बनते हैं। चारू मैट्रेस एक मैट्रेस की टाइप, हमारे एक ब्रांड का नाम है। I must admit these comments surprised me as I had not seen them raised in the previous staff survey. ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर कह रहा है कि भाई ये देखकर बड़ा मैं हैरान हुआ, क्योंकि पिछली बार तक तो ऐसी कोई बातें नहीं सुनी थी मैंने, ये कैसे हो गया? हम तो अपना फोन तो बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं ना, तो ये अभी क्या मसला आने लग गया? तो ऑपरेशन डायरेक्टर बोलता है, वेल आई एम नॉट सरप्राइज, कोई हैरानी वाली बात नहीं है मेरे लिए। देयर आर द स्टाफ्स आर अवेयर दैट इन जनवरी 2003 वी चेंज टू अ चीपर फोम टू कट कॉस्ट। Didn't finance do the deal with our key supplier coiling foam to buy cheaper lower quality foam to reduce our manufacturing cost? बोलता है कि भाई जनवरी के अंदर स्टाफ को ये बात पता है कि जनवरी के अंदर हमने एक लोअर क्वालिटी फॉर्म की तरफ शिफ्ट किया था, उसकी क्वालिटी भी कम है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसके प्राइस कम है और फाइनेंस जो है ना डील नहीं कर पाया था इस कूलिंग फॉर्म, हमारा एक सप्लायर है उसके साथ, तो इस वजह से हमें दूसरे ऑल्टरनेट की तरफ बढ़ना पड़ा। वो ऑल्टरनेट सस्ता भी था और लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ना वो घटिया किस्म की है, हल्की क्वालिटी है। फाइनेंस डायरेक्टर अब ये सुनकर बोलते हैं, आई वाज नॉट अवेयर दैट वी हैड स्विच टू चीपर लोअर क्वालिटी फॉर्म, इट वाज नॉट टोल्ड दैट द कूलिंग फॉर्म हैड अ स्पेशल ऑफर रनिंग व्हिच वी टुक एडवांटेज ऑफ एंड आई अज्यूम दैट वी वर रिसीविंग द सेम क्वालिटी फॉर्म दैट वी ऑलवेज रिसीव। बोल रहा है कि भाई पहला तो क्वालिटी का हेल्थ के इश्यूज हैं, दूसरा आप चीपर क्वालिटी का यहाँ पर क्या लिखा था सर कि हम एक ऐसा फॉर्म यूज कर रहे हैं कि जो सस्ता है और उसकी क्वालिटी जो है ना लो है। तो सर ये एक 7वां मसला आ गया कि आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सही है ना? तो और दूसरा एक और मसला यहाँ पर क्या है सर, आपकी अपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील नहीं हो पाई है। क्या वजह है सर? क्यों सप्लायर के साथ आपका कोई मसला हो गया है? सप्लायर के साथ आपने ऐसी क्या हरकत कर दी कि वो आपसे के साथ डील नहीं कर रहा? स्केप्टिसिज्म, सही है ना? तो ये 8वां मसला आइडेंटिफाई हुआ। आई वॉज नॉट अवेयर दैट वी हैड स्विच टू अ चीपर लोअर क्वालिटी। अच्छा, फाइनेंस डायरेक्टर बोला भाई मुझे नहीं पता कि हमने स्विच कर लिया लोअर क्वालिटी की तरफ, मुझे तो फाइनेंस टीम ने ये बताया था कि जो चीपर कॉस्ट पड़ रही है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, ये इस वजह से क्योंकि उस सप्लायर जो हमारा पुराना वाला है उसने स्पेशल ऑफर दी हुई है तो रेट कम हो गया। मुझे थोड़ी पता है कि ये पुराने वाले सप्लायर के साथ हम अभी काम ही नहीं कर रहे, हमने तो दूसरे के साथ काम करना शुरू कर दिया है और उसके प्राइसेस कम है और क्वालिटी कम है, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई है, सही है ना? तो ये पूरा मसला मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर। तो सर यहाँ पर हमने ये किसने कोई 8 इश्यूज अच्छे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन अगर आप 5 से 6 अच्छे इश्यूज भी लिखते हैं इट वुड बी मोर देन इनफ, राइट? तो अब आपने करना क्या सर, आपने वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपने फॉर्मेट ड्रॉ करना है ब्रीफिंग पेपर का, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है और उसके बाद आप इश्यूज जो ये मैंने आइडेंटिफाई किया है यहीं से आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी फर्स्ट लाइन इश्यू की आप फैक्ट को अपने पास कॉपी पेस्ट करेंगे, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई अगर हेल्थ के लेट से एक की मैं एग्जांपल करके आपको समझाता हूं। लेट से हमने यहाँ पे बात की कि एथिकल वाली के भाई यहां से आप करें सेवरल स्टाफ से लेकर
यहां तक, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये एक फैक्ट है। अब आप इसको बताएं कि आप इसको इशू क्यों बोल रहे हो, ये आपके लिए मसला क्यों है, इसमें गलत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आप बताएंगे कि भाई किसी भी वेबसाइट पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर तो आप फेक रिव्यूज या फेक कमेंट्स डाल रहे हैं तो ये अनएथिकल है, ठीक है ना, ये अनएथिकल है और आपकी अपनी कंपनी की वैल्यूज के अगेंस्ट है। और अगर ये लोगों को पता लगा तो ये आपके रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाकर देगा। इस वजह से ये इशू है, आपने वजह बतानी, एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप इसको इशू बोल रहे हैं। रिकमेंडेशन में आए सर, रिकमेंडेशन में सबसे पहला कि पीएसएस को इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 2, स्टाफ की ऐसी बात करने की वजह से पता लग रहा है कि स्टाफ के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स की, वैल्यूज की, ट्रेनिंग की कमी है। पीएसएस को प्रॉपरली रेगुलरली एथिकल ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए अपने स्टाफ के लिए, ताकि वो स्टाफ भी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे और पीएसएस की एथिकल वैल्यू को अपलिफ्ट करे। सही है। और जिन स्टाफ ने ऐसा कुछ करने की सोची है या की है, उनको आपको एटलीस्ट या तो नोटिस देना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, और अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो उसको पनिश भी करना चाहिए। दैट्स इट सर, ये आपने लिखी। देखिए कितनी सिंपल सी बातें हैं ये वो बातें जो रोजमर्रा की लाइफ में हम कर रहे होते हैं कि अगर कोई अनएथिकल काम करेगा उसको आप समझाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और या पनिशमेंट देते हैं। तो ये आपने रिकमेंडेशन में लिखनी है। इसी तरह आपने इनमें से 8 में से कोई से भी जो है ना क्या कहते हैं 6 आई वुड से कि आपने वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को ड्राफ्ट करना है, देन फिर मैं ड्राफ्ट करवाऊंगा और हम उसको आप उसको मैच करेंगे कि आपके आंसर में कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि आपने मिस की हैं या कि आपने गलत लिखी हैं। तो सर फिर मिलते हैं, आंसर को कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट सर, तो आए जब जरा बात करते हैं अपने आंसर की। तो सबसे पहले ब्रीफिंग पेपर की आपने हेडिंग लगाई, फॉर्मेट हमारा टू फ्रॉम सब्जेक्ट एंड डेट टू, आप किसको एड्रेस करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। आए जरा यहाँ पर देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एड्रेस करने का कहा गया था, यस ठीक है। अच्छा, आप कौन है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट हैं आप, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी है, आपकी टोन पूरी थर्ड पार्टी वाली होगी इस आंसर के अंदर। सब्जेक्ट इश्यूज रेज्ड इन स्टाफ सर्वे विद रिकमेंडेशन, ठीक है ना, यानी टू द पॉइंट आपने बताया कि भाई मैं इश्यूज बताऊंगा और रिकमेंडेशन बताऊंगा। डेट सितंबर 2003 जो कि हमें बताई गई थी, ये क्या है, आप पेपर में अपनी एग्जाम डेट लिख रहे होंगे, या फिर अगर आपको बताई जाएगी कि टुडे इज दिस डे और अज्यूम टुडे इज एक्स डेट, आप फिर वो लिख रहे होंगे। Introduction. This briefing paper assesses the issues raised by the staff in survey and recommends action which PSS should take to address each of these issues. सर ये पैराग्राफ मैंने कहां से लिखा है, जल्दी से बताएं। ये पैराग्राफ मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया है, यहां से which के बाद से जो है ना this ब्रीफिंग पेपर के बाद से ये assesses यहां तक, ठीक है ना, ये पूरा यही कॉपी किया है और हम यही करते आ रहे हैं। अगेन इश्यूज, आगे उनके रिकमेंडेशन लिखेंगे। नंबर 1, फेक रिव्यूज ऑन वेबसाइट। देखिए हमने यहाँ पर मार्क किए थे, मार्क करने का फायदा ये हो रहा है। अच्छा बात ही आती है सर हम पेपर में किस तरह मार्क करेंगे, आपने तो मार्क कर लिए, हमारे पास सीबीई में मार्किंग का तो कोई फैसिलिटी नहीं है। सर है फैसिलिटी, आपके पास सीबीई प्लेटफॉर्म के अंदर एक स्क्रैच पैड होता है। आप स्क्रैच पैड के अंदर क्या कर सकते हैं कि ये जो यहां से लेकर यहां तक की हमने कहा ना कि इसको आप कॉपी कर सकते हैं, सर इसी को आप कॉपी पेस्ट करके अपने स्क्रैच पैड में ले जाए, नंबर 1 पॉइंट बना दें, नंबर 2 3 4, इस तरह आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको दूसरी बार तो एग्जिबिट को भी शायद देखना ना पड़े, आपने बस उस पॉइंट को उठाना है, उसको एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज द इशू एंड देन रिकमेंडेशन बतानी है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप अपने आंसर को हैंडल कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो खैर आए जरा पढ़ते हैं। फेक रिव्यूज ऑन वेबसाइट, ये several staff members suggested that some of our staff should write positive matrix review and post them on to review website. Again ये पूरा वहां से कॉपी किया सर मैंने यहीं से, ठीक है, सेम टू सेम आपने भी कॉपी करना है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मसला क्या है। This is extremely unethical and misleading act. Further, it is against ethical values of the PSS. भाई ये extremely unethical act है और ये आपकी PSS की वैल्यू के अगेंस्ट है। एंड इफ पीपल वुड फाइंड दिस आउट, अगर लोगों को पता लग जाएगा तो आपकी रेपुटेशन के ऊपर बड़े नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर। रिकमेंडेशन, पीएसएस शुड नेवर एक्सेप्ट सच सजेशंस। पहली बात आप कहेंगे भाई इसको एक्सेप्ट तो नहीं करना, सबसे पहली चीज पहली फुर्सत में इसको रिजेक्ट करो ऐसे आइडिया को। दूसरी फिर अब क्या करें, ऑल्सो इट शुड ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग ऑन एथिक्स टू द एम्प्लॉइज सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम सच एक्ट। भाई अब
सजेशन को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब इनकी ट्रेनिंग तो करो, इनको सिखाओ तो सही कि ऐसे सजेशन नहीं देने हैं, ये ऐसे कामों में नहीं पड़ना है, ये अनएथिकल चीजें हैं, ठीक है ना। ट्रेनिंग की कमी आ रही है यहाँ पर। दूसरा, फर्दर देयर आर दोज एम्प्लॉयज व्हिच सजेस्टेड द आइडिया दे शैल बी गिवन वार्निंग इन ऑर्डर टू डिमोट सच आइडियोलॉजी। आप उनको नोटिस दें, वार्निंग दें, प्राइवेट में ही सही, ताकि आप इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की सोच को डिमोट कर सके। प्रोमोट नहीं करना है आपको, सही है ना। तो सर बहुत इजी सा आंसर बनाया हमने, और ये एक ऐसा आंसर है जिसके अंदर हम सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। स्केप्टिसिज्म भी हमने बताया कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, ये तो अनएथिकल है, ठीक है ना। और रिकमेंडेशन भी एक अच्छी सी दे दी। तो सर अब बात करते हैं फिर अगले पॉइंट को मैं ड्राफ्ट करता हूं और उसको हम रीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सर आए रीड करते हैं पॉइंट नंबर 2 को, लैक ऑफ इनोवेशन। देखें यहाँ पर हमने मार्क किया था कि यहाँ पर सम ऑफ द स्टाफ्स आर कंसर्न्ड दैट वी आर नॉट इनोवेटिंग एज फास्ट एज आवर कंपेटिटर। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन एक चीज, वी आर, आप तो एक्सटर्नल एनालिसिस्ट है ना, एनालिस्ट हैं, तो आप वी आर नहीं बोलेंगे, आप यू आर बोल देंगे या पीएसएस। तो यानी कॉपी पेस्ट करते वक्त भी अंधाधुंध नहीं, थोड़ा समझ के सोच के, क्योंकि आपने टोन एक्सटर्नल रखनी है, ठीक है। सम ऑफ द स्टाफ आर पीएसएस, देखिए मैंने चेंज किया है, इज नॉट इनोवेटिंग एज फास्ट एज इट्स कंपेटिटर। इफ इट इज ट्रू, अच्छा ये तो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये इशू है, भाई ये इशू क्यों है, इससे नुकसान क्या होगा, इसमें क्या गलत बात है, बताएं। इफ इट इज ट्रू, अगर ये गलत है तो इट इज अगेंस्ट पीएसएस वैल्यू, भाई ये आपकी वैल्यू के अगेंस्ट है। एंड ऑल्सो दिस विल लीड टू द obsolescence of their product as you are operating in such a rapidly innovative market and eventually you will lose your market share। भैया आप अगर इनोवेट नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपके प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे, पुराने जमाने के हो जाएंगे, और आपके कस्टमर्स जो कि इतना ज्यादा हाईली इनोवेटिव एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी जल्दी नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, नए फीचर्स ला रहे हैं, एडवांस प्रोडक्ट लाकर दे रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर आप लूज कर जाएंगे। रिकमेंडेशन क्या है? पीएसएस शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च and development. It should conduct customer survey, market research and competitors product analysis to come up with the innovation in its product offering, right? सिंपल सी बात है, इनोवेशन नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएं, कस्टमर से फीडबैक लें, मार्केट का सर्वे करें, कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करें प्रोडक्ट का, तो अगेन आप इनोवेशन कर लेंगे अगर आप खर्चा करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसके ऊपर, राइट। अगेन वेरी सिंपल, वेरी कंसाइज एंड वेरी टू द पॉइंट, हम तमाम बातों को अपने पास मेंशन कर रहे होंगे और एक अच्छा आंसर हमारा बनता जा रहा है। सर अगले पॉइंट को ड्राफ्ट करते हैं, देन उसको डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो सर आए रीड करते हैं। फुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये हमारा पॉइंट था, जहां पर 2 और 3 को मैंने मर्ज करके लिख दिया क्योंकि एक जैसे ही थे। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द पॉइंट, राइट। So PSS can hardly cope with the production of its 4 matrices they make at the moment. All 4 plants are working at 100% capacity। यहां से मैंने कॉपी किया सर, यहां से here we go, yes, V को काट कर PSS कर दिया, यहां से लिखकर यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट सर, ड्यू टू द लैक ऑफ, अच्छा आप बताएं भाई कि अगर तो प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल है तो मसला क्या है, इसके अंदर गलत बात क्या है, होने दें। नहीं, मसला क्या है सुने, ड्यू टू द लैक ऑफ फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी PSS will be missing the future opportunities like Zealand Health, and even if it does innovate, it will have to face issues in producing the new product। भाई फ्यूचर में अगर आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप उनको पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, और जिस तरह जीलैंड हेल्थ वाला आपके पास एक ऑर्डर आया है, तो इस तरह के ऑर्डर्स आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। ऑल्सो इट वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर एडिशनल 6000 यूनिट फॉर PSS टू मीट द ऑर्डर्स ऑफ द जीलैंड हेल्थ, रिजल्टिंग इन पेनल्टी। भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उनके साथ, 6000 यूनिट का आपने वादा किया है और नहीं दिए तो फिर पेनल्टी लगेगी। तो अब तक तो जब 100% कैपेसिटी पे चल रहे हो तो एडिशनल कैसे कर पाओगे, सही है। तो जिससे वर्चुअली ये लग रहा है कि आप इम्पॉसिबल है कि आप मीट कर पाएंगे, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। ये मसला है इसके अंदर। अच्छा, रिकमेंडेशन क्या? PSS शुड कंसीडर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी आइदर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इस वक्त 4 है, 5 कर ले, 6 कर ले, और बाय लिमिट इंस्टॉलिंग एडवांस प्लांट्स विद द हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर अपनी उन्हीं 4 प्लांट के ऊपर, साइट्स के ऊपर आप एडवांस प्लांट इंस्टॉल करें जो मॉडर्न है, जो हाई टेक है, जिनकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम कर सकता है। तीसरा आप क्या काम कर सकते हैं, आप आउटसोर्स कर सकते हैं प्रोडक्शन को, यानी आप बाहर से किसी और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन करवा लें, उसको कहें कि आप हमारा ब्रांड लगा दें। इस तरह बहुत सारे लोग करवाते हैं चीजें अपनी, जो है ना, दूसरे लोगों से मैन्युफैक्चर, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर रिटेलर तो यही काम कर रहे हैं। प्रीसीन के अंदर ही तमाम चीजें बताई हुई है, मैं इसलिए साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कि सर रिटेलर्स जो है ना वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से मैट्रिसेस मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उस पर अपना ब्रांड लगवाते हैं और फिर बेचते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ये काम, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, क्वालिटी का। सही है ना? तो आप ये काम कर सकते हैं। सर 3 अच्छे पॉइंट हो गए, और 2 अच्छे पॉइंट लिखते हैं और अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। सो मैं अपने पास 2 और पॉइंट लिखता हूं, देन फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। तो आए स्टूडेंट्स, रीड करते हैं। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, PSS has received resignation from 3 staff in just last week and also it is finding difficult to hire skilled staff. सर ये यहां से लिखा है, देखें यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। VR को अगेन काट के आप क्या कर देंगे, PSS is finding it necessarily increasingly difficult to hire skilled worker in the competitive industry. Just last week I की जगह पे आप क्या कर देंगे, PSS had resignation from 3 staff member who are joining one of the competitors for more money and better prospect. मैंने यहाँ पर थोड़ा मोल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन अगेन आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन फिर एक्सप्लेन करेंगे कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें मसला क्या है, गलत क्या है, बता दे सर। अगर गलत, इतना स्टाफ आपको छोड़कर जा रहा है और आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है, आप उसको स्किल स्टाफ को हायर नहीं कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब होंगे, आपको डिफिकल्टी होगी कि आप जो ऑर्डर्स हैं उसको टाइम पे पूरा कर पा रहे होंगे, उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, आप कस्टमर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सर ये तो मसले आएंगे ना आपको। यही हमने लिखा है, शॉर्टेज टर्नओवर ऑफ द स्टाफ विल लीड टू द ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन एंड डिफिकल्टी इन मीटिंग द डिमांड ऑफ द कस्टमर। सिंपल एक्सप्लेन कर दिया मसले को। अब बता दे भाई कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात है, पहले रीजन मालूम करें कि क्यों आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, लोगों को हायर करने में क्या वजह है, क्यों लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी, ये मालूम करें। तो भाई शैल इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी टू हायर स्किल्ड स्टाफ एंड हाई टर्नओवर एंड मेक द स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द इशू। जब इशू पता लग जाए तो उनको सॉल्व करें, और दूसरा अरेंजमेंट करें इस तरह की कि जिससे आप स्टाफ की मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करें। तो सर देखिए कितना आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल। हमने मसला आइडेंटिफाई किया, उसको एक्सप्लेन किया, और रिकमेंडेशन तो सबसे आसान चीज होती है। जो काम हो रहा है आप कहें कि बस उसको सही कर लें, उसका उलट कर लें, तो आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है ना? तो सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है सर? अगला पॉइंट है हमारे पास हेल्थ इश्यूज। बहुत मेजर इशू है, ठीक है ना? हेल्थ इशू से रिलेटेड हम बताएंगे। हेल्थ इश्यूज ड्यू टू द एक्सपोजर टू केमिकल फ्रॉम, अब यहाँ पर आप लिखेंगे concern raised by the staff at PSS all 4 manufacturing plant related to the possible health issues due to exposure to chemicals from the lower quality form that you are using to produce the चारू मैट्रेस। यहाँ तक आपने लिखा। बस इसके अंदर आपने इस तरह से इसको मोल्ड करना है कि ये एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से बन जाए, बाकी और सारा आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ये क्या सर आपने अब इसको, भाई अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे तो होने दें, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या मसला है इसके अंदर, क्या गलत है? नहीं सर गलत है इसके अंदर। मसला ये है कि सीरियस हेल्थ इश्यूज अगर होंगे तो आपके एम्प्लॉयज बीमार हो सकते हैं, बीमार हो जाएंगे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपका ब्रांड नेम खराब होगा, ये सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, इस पे आपको बचना चाहिए। ये मसला है। हल क्या होगा सर इसका? हल ये होगा कि आप ये लोअर क्वालिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना बंद करें। आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो किस तरह से अपने आप को जो हार्म पहुंचता है उससे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस और मास्क और यूनिफॉर्म किस तरह के पहनने हैं जिससे कम से कम उन्हें नुकसान पहुंचे। सही, तो ये रिकमेंडेशन हो गई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आपका है लोअर क्वालिटी फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, आपके सप्लायर के साथ आपकी नहीं बनी है। अगर मैं देखूं तो सर मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों को साथ मिला दूं, क्योंकि लोअर क्वालिटी वाला है साथ मिले हुए, और इसको मैं अलग से कर दूंगा। बट अगेन मेरे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं, मुझे 5 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं किसी एक को लिख सकता हूँ। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा पॉइंट लिख रहे होंगे। मैं जाऊंगा सर ज्यादा इसके साथ, क्योंकि एक बहुत ज्यादा सीवियर मसला है, ठीक है ना? तो आप हो सकता है इसके साथ जाएं। अगेन इट इज नॉट इनकरेक्ट, बट सीवियर मेरे हिसाब से ज्यादा ये, क्योंकि रेपुटेशनल बिजनेस रिस्क पे चला जाएगा। बट अगेन आप लिख रहे होंगे तो दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी मार्क्स, राइट? तो मैं इसको ड्राफ्ट करता हूँ, देन हम रीड करते हैं, अपने आंसर को कंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, तो सर आए जरा रीड करते हैं। हेल्थ इश्यूज एंड लोअर क्वालिटी, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो कोई ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है 5 का है तो 5 ही पॉइंट लिखें, आप 6 भी लिख सकते हैं, एज पर द टाइम, एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉइंट, राइट? कंसर्न रेज्ड बाय द स्टाफ ऑफ all manufacturing plants related to the possible health issues due to exposure to chemical from lower quality form that PSS is using
फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, दो इश्यूज है, हेल्थ इशू और लोअर क्वालिटी का। अच्छा भाई, ये तो हमने बता दिया कि ये मसला आ रहा है। अब ये क्यों मसला है, जरा एक्सप्लेन करें। दिस इज अ सीरियस इशू एज इट विल लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज टू योर स्टाफ। भाई आपके स्टाफ के लिए मसले हो जाएंगे, हेल्थ के, बीमार हो जाएंगे, उनको कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। इट विल ऑल्सो राइज योर स्टाफ टर्नओवर, छोड़कर चले जाएंगे आपको, राइज करेगा टर्नओवर को। विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कि ये तो अपने स्टाफ के साथ जालिमों वाला सलूक करते हैं, उनको जो है ना वो हार्मफुल केमिकल्स के साथ, हार्मफुल प्रोडक्ट के साथ, उनके साथ काम करवाते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं करते हैं। फर्दर भाई जो बंदा बीमार होगा या उसको कुछ डिजीज हो जाएगा तो वो आपको सू भी कर सकता है, आपके खिलाफ लिटिगेशन में जा सकता है। ठीक है ना, तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। Then furthermore, due to the usage of lower quality form, the product चारू quality will also be affected। भाई आप जब लोअर क्वालिटी का इनपुट यूज करेंगे तो आउटपुट भी लोअर क्वालिटी का आएगा, और इससे होगा क्या सर, रिटर्न बढ़ेंगे। जब रिटर्न बढ़ेंगे तो आपको डिस्मेंटलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, डिलीवरी कॉस्ट अगेन वो होगी, सही है ना। और उसके अलावा फिर क्या होगा सर, लॉस ऑफ कस्टमर, कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा होगा क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो। अच्छा भी करें क्या सर, करें ये कि पीएसएस शुड कंसीडर यूजिंग द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी। पहली और सीधी साफ बात, एप्रोप्रिएट क्वालिटी के फॉर्म पे आ जाए। दूसरा, ऑल्सो इट शुड मेक नेसेसरी प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट फॉर स्टाफ वर्किंग विद एनी हार्मफुल स्टफ। भाई स्टाफ को आप नेसेसरी प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट करें, ट्रेनिंग्स दें, ताकि वो इन अगर हार्मफुल केमिकल यूज होते भी है तो उसको बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ यूज करें, उसका नुकसान उन्हें ना मिल रहा हो। PSS should also not compromise its quality for cheaper manufacturing cost। ये जो आप cheaper manufacturing cost की वजह से जो है ना cheaper quality वाला यूज करो, ना करें ऐसा, ओरिजिनल क्वालिटी पे आ जाए। as it will give you benefits in long run in the form of customer satisfaction and loyalty। तो सर एंड करेंगे रिगार्ड्स इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। तो यहां पर हमारा ये आंसर है। आई होप कि मैं इसकी ड्राफ्टिंग और इस पूरी डिस्कशन को अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूँ। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन रीच मी आउट थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है सर। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की, जिसमें कहता है द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इज वंडरिंग इफ पीएसएस should consider introducing a talent management program to identify more suggestions for improvement and develop the skill and competencies of the workforce। अच्छा देखिए, यहां से इसने एक टोन सेट की जो कि आपको पूरे आंसर को ड्राफ्ट करने में मदद दे रही होगी। वो क्या कि भाई टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मोर सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन द स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वर्कफोर्स। यानी क्या, किन चीजों के लिए इंप्रूवमेंट लाएंगे हम, ठीक है ना, इंप्रूवमेंट लाकर देंगे और डेवलप करेंगे किस चीज को, ए स्किल को, बी कॉम्पिटेंसीज को वर्कफोर्स की, यानी उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको प्रोमोट कर रहे होंगे, उनको नई नई चीजें सिखाएंगे, अपने से हायर रोल की तरफ प्रोमोट करने के लिए जो टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज की नीड होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे होंगे। जो इंटरनल ग्रोथ की हम बात करते हैं ना, ये वो करवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको सोचकर जब आप लिखेंगे ना चीजों को, तो आपका एक अच्छा आंसर बन रहा होगा। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड ईमेल फॉर्मेट पता लग गया टू द ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर, ये एड्रेस ही आ गया, which advises on how our talent management program can support PSS values together with the challenges PSS may face with such program। 12 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क के प्रोफेशनल मार्क्स हैं, किस चीज के लिए, कमर्शियल एक्यूमेन स्किल की। भाई जब आप एक प्रोग्राम, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम करवाएंगे, यानी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है ना, और उनकी प्रमोशंस, उनकी आप क्या कहते हैं, आई वुड से कि स्किल सेट को एनहांस करवाएंगे, तो उसकी कॉस्ट होगी ना, तो उसके क्या फायदे होंगे। एक कमर्शियल एक्यूमेन ये सोच सकता है कि भाई क्या कॉस्ट होगी, उसके क्या फायदे होंगे, और क्या ये काम मुझे करना चाहिए, क्या फायदे इतने मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो आप इस मेंटेलिटी के साथ सोचेंगे ना, तो इसके आंसर का आप अच्छा जवाब बना पाएंगे। तो ये 16 मार्क्स का है सर, 16 मार्क्स यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाते हैं 8 गुड पॉइंट्स। ठीक है ना, अब 8 गुड पॉइंट्स इसमें मेनली सपोर्ट के ज्यादा होंगे, चैलेंजेस के कम होंगे। चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, मैं बहुत इजी सर आपको चैलेंजेस बता देता हूँ। पहला नंबर ये कि जब आप टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयज को लर्निंग करनी होगी, उनको न्यू चीजें सीखनी पड़ेंगी, चीजें थोड़ी चेंज होंगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हो सकता है कि ऑफिस टाइम्स के बाद की ट्रेनिंग हो, वीकेंड्स की ट्रेनिंग हो। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, नॉट मोटिवेटेड,
नॉट मोटिवेटेड, या फिर मैं इसको कहूँ को एटीट्यूड इनका ऐसा होगा कि जो लर्निंग चाहते ही नहीं है, जो बोल रहे हैं कि भाई जिधर है उधर सही है, बस हमें और मतलब आप ग्रो कराने की बात ना करें कि आज मैं सीनियर हूँ तो सुपरवाइजर बन जाऊं, सुपरवाइजर हूँ तो प्रोडक्शन मैनेजर बन जाऊं, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो प्लांट मैनेजर बन जाऊं। तो इस तरह की चीज वो बोलते नहीं, मैं खुश हूँ, बस जितना काम है जितना कमा रहा हूँ सब सही है। तो इस तरह का एक एटीट्यूड वाला मसला आएगा आपको। दूसरा ये आएगा कि भाई कॉस्ट, इस तमाम चीजों की कॉस्ट लगेगी तो कितनी होगी और किस तरह हम उसको बेयर कर रहे होंगे। नंबर 3 एक चैलेंज ये आएगा कि जब आप ट्रेनिंग्स और लर्निंग डेवलपमेंट की बात कर रहे होगे तो आपको उसकी प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग कैसे होगी सर? आपको पहले तो आई वुड से ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। भाई ये ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है सर? पहले तो आपको अपने एम्प्लॉयज की एक इवैल्यूएशन करनी होगी कि कौन से एम्प्लॉय की इस वक्त हालत क्या है, कौन कितना पानी में, किसको कितनी नई चीजें सिखाने की जरूरत है। सही है ना? जब ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई होगी, क्या सिखाने की जरूरत है ये पता लगेगा, तो फिर किस तरह सिखाना है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। सही है ना? तो उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके लिए आप कोर्सेज बनाएंगे, मटेरियल्स बनाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन देंगे। अब देखिए सोचने को तो बहुत आसान सी बात है कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचें कि किस तरह से होता है। सही है ना? तो ये तमाम चीजें आपको ऑब्वियसली आपको ट्रेनर्स अरेंज करने पड़ेंगे, आपको टाइम टेबल, रूटीन, शेड्यूल, ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, फिजिकल होगी, ऑन साइट आपकी अपनी कंपनी में होगी या कोई और ट्रेनिंग हॉल आप अरेंज करवा रहे होंगे। अगेन तो ये तमाम चीजें जो आके आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो जिसको मैं कहूँ को कि स्ट्रेटेजी बाकायदा आपको बनानी पड़ेगी। सही है ना? तो उसके अंदर आप ये सारी बातें बताएंगे जो भी मैंने आपसे कही कि भाई आपको ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करनी है, ट्रेनिंग के वेज, मेथड, प्लेस, ट्रेनर आइडेंटिफाई करने हैं। तो तमाम चीजें करने में आपको ऑब्वियसली चैलेंजेस फेस आ रहे होंगे। नंबर 4 सर और क्या मसला हो सकता है? अगर मैं बात करूं कि भाई मैं ट्रेनिंग कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर लेता हूं, ट्रेनिंग नीड और एम्प्लॉय की मोटिवेशन की भी बात कर लेता हूं अगर, तो फिर आगे मेरे पास और क्या मसला आ सकता है? तो सर और मसला ये आ सकता है कि मैं एक स्टाफ को ट्रेन करूं, उसकी डेवलपमेंट करूं, उस पर इतना खर्चा करूं, उस पर इतना टाइम लगाऊं और कुछ टाइम के बाद वो किसी अच्छी कंपनी या मतलब ऐसी कंपनी जो मुझसे ज्यादा पैसे दे रही हो छोड़कर चला जाए, क्योंकि मतलब उसको मैंने ग्रो कराया, उसको मैंने इतना काबिल बनाया, उसकी स्किल्स पॉलिश की, उसकी नॉलेज बढ़ाई। अब वो जब ग्रो कर गया, काबिल बन गया, तो अब वो बोल रहा है कि भाई मैं तो डिजर्व करता हूं बेटर, तो वो छोड़ के मुझे चला जाएगा। तो भाई एम्प्लॉय में लीव, ठीक है ना, वो छोड़कर जा सकते हैं आपको। तो आपकी ये पूरी जो एक एक्सरसाइज आपने की, एक्टिविटी की, ये पूरी जाया हो सकती है सर। तो ये एक बड़ा मेजर इशू होगा। ये और कंपनीज में होता भी है, जब वो टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम करा रही होती है तो वो एटलीस्ट देखती है कि एम्प्लॉय मेरे पास कितना टाइम रुकेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि वो सीख सिखाकर सब भाग जाए, तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो ये 4 चैलेंजेस तो सर ऐसे हैं कि जो लाजमी हमें लिखने होंगे। डिस्कशन मैंने की है, अगेन इसके ऊपर आप खुद ड्राफ्ट करेंगे, बहुत सिंपल से होंगे चैलेंजेस। मैं इसको ड्राफ्ट नहीं करवा रहा हूँ, हम मेनली बात करेंगे सपोर्ट्स के ऊपर के, यानी कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की वजह से हमें कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें फायदा हो रहा होगा या फिर वो पीएसएस को के बिजनेस को सपोर्ट कर रही होगी। तो सर 4 यहाँ पे पॉइंट आ गए, 4 सपोर्टिंग पॉइंट अगर लिख दें हम तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जिबिट। तो सर एग्जिबिट कोई है हमारे पास? ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सर ये आ गया हमारा एग्जिबिट। तो ये एग्जिबिट नंबर 3 इज फॉर दी रिक्वायरमेंट नंबर 2 पार्ट बी। आए जरा रीड करते हैं इसको। सर रीड कर लें, कहां पर है? यस, हियर इट इज। फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, बिजनेस एनालिस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट। हाय, अच्छा ये आपको एड्रेस कर रहा है। I've been thinking about staff training development following the staff survey. स्टाफ सर्वे के बाद अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी स्टाफ ट्रेनिंग करवानी चाहिए हमें। Some of the comments made by staff in the survey showed a good understanding of the PSS business and the challenges which we face. कुछ लोगों ने हमें इस तरह के सजेशंस और कमेंट दिए जिससे हमें ये अंदाजा हुआ, हमें ये पता लगा कि भाई हमारे स्टाफ को तो हमारे बिजनेस के बारे में बड़ी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे चैलेंजेस के बारे में अच्छी नो हाउ है। ठीक है ना? तो इन लोगों को अगर हम अपनी टीम में ग्रो कराएं, अपनी टीम में या सजेशन में इन्वॉल्व करें, थिंकिंग में इन्वॉल्व करें, तो उससे फायदा हो सकता है। सही है ना? ये वो बोल रहा है। आई थिंक सम ऑफ द कमेंट्स मे बी यूजफुल टू अस इन इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस एंड मीटिंग ओवरऑल मिशन, विजन एंड वैल्यूज। जो भी मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है।
आई नो दैट पीएसएस प्रोवाइड अ 1 डे इंडक्शन कोर्स फॉर न्यू एम्प्लॉइज। आप नए बंदा आता है तो उसको एक दिन का इंडक्शन कोर्स करवा दें, यानी छोटा मोटा जरा चीजें बता देते हैं, लोगों से मिला देते हैं, काम किस तरह करना है एंड एवरीथिंग, एक फॉर्मेलिटी वाली चीज हो जाती है। तो लेकिन comprehensive on-job training is also provided so that employees perform well in their dedicated roles, but perhaps PSS should be doing more to develop talented employees further into possible future roles and position। बोला कि भाई हम comprehensive trainings भी provide करते हैं on job, ताकि एम्प्लॉय क्या कर सके, अपने डेडिकेटेड रोल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज को और हमें बढ़ाना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर बोल रहा है। I think that the introduction of the talent management program at PSS could potentially achieve both objectives, encourage more suggestion for improvement and development, develop talented employees। बोल रहा है कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमारे दो ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। पहला, ये इनको encourage करेगा कि वो और सजेशन दे और इन्वॉल्व हो, यानी मोटिवेट करेगा, ठीक है ना, मोटिवेशन इंक्रीज करेगा, जो कि मसला रहता है एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है ना। और डेवलप करेगा टैलेंटेड एम्प्लॉयज को कि वो हायर रोल्स, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद से अडॉप्ट कर रहे होंगे, सही है ना। दो फायदे होंगे सर। माई नॉलेज ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लिमिटेड, तो आर यू एबल टू ऑफर एनी एडवाइस ऑन वेदर सच अ प्रोग्राम वुड सपोर्ट पीएसएस वैल्यूज, आर देयर एनी चैलेंजेस व्हिच वी शुड बी अवेयर ऑफ। बोल रहा है कि भाई आप बताओ कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की वजह से पीएसएस को क्या फायदे होंगे, ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करेंगी, और क्या चैलेंजेस है जो हमें फेस हो सकते हैं इस टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम की वजह से। तो सर ये हमारा पूरा खत्म हुआ यहाँ पर एग्जिबिट। अब आपने क्या करना है सर, वीडियो को पॉज करना है और सोचना है कि भाई क्या ऐसे 4 फायदे हो सकते हैं जो कि अगर मैं टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम करूं तो मेरे बिजनेस को होंगे। मैं जरा कुछ हिंट देता हूं, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करूं, उनकी स्किल सेट, उनकी नॉलेज डेवलप करूं, तो वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि वो कम टाइम में ज्यादा काम, अच्छा काम करके देंगे, है ना, तो इफेक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी। जब क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल, एक्सपीरियंस लेवल इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। नंबर 3, भाई जब आप सक्सेशन प्लानिंग, इसके अंदर जो है ना टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट होता है सक्सेशन प्लानिंग, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है या वो खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके रोल को कौन रिप्लेस करेगा। तो सक्सेशन प्लानिंग में ये होता है कि आप उससे अंडर वाला जो बंदा होता है ना, उसको आहिस्ते आहिस्ते उसकी क्लोज सुपरविजन में काम करवाते हो, उसके थोड़े बहुत टास्क देते हो, उसके साथ इन्वॉल्व करते हो। तो क्या हो रहा होता है कि वो बंदा जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाली चीजों को सीख रहा होता है आहिस्ते आहिस्ते, कि जब वक्त आता है तो वो उसको अडॉप्ट करने के लिए काबिल होता है, उसको नुआ होती है। ऐसा नहीं है कि फिर वो बंदा बोले नहीं मैं तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला या इतना हायर रोल मैं नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप उसको आहिस्ते आहिस्ते चीजें सिखाते जाते हैं, ये सक्सेशन प्लानिंग होती है। तो टैलेंट मैनेजमेंट से ये फायदा होता है कि जब कोई की मैनेजमेंट पर्सनल अगर छोड़कर चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अब जाहिर सी बात है की बंदा है भाई, उसके बगैर कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती, आपको फौरन उस बंदे की रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। और की बंदे की रिप्लेसमेंट ढूंढना इतना आसान नहीं होती है। क्यों आसान नहीं होती है सर? क्योंकि एक तो वो काबिल बंदा, इतना स्किल, इसकी हाई स्किल, इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, और आपको पहले तो ढूंढना मुश्किल होता है, तो सही ढूंढा या नहीं ढूंढा, इस तरह के मसले होते हैं। तो अगर वो आपके इंटरनली एक बंदा हो जिसको आपने देखा हुआ है, जिसको आपने खुद ग्रो करवाया है, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता है, एटीट्यूड के बारे में पता है, डेडिकेशन, मोटिवेशन, इन तमाम चीजों में वो आउटस्टैंडिंग है, उसको बनाए या बाहर से कोई बंदा लाए, रिस्क लें, पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाएं। सर इससे आसान है कि अंदर वाले बंदे को ही आप ना प्रमोट करें। तो ये सक्सेशन प्लानिंग होती है, इससे फायदा होता है आपको। और क्या सर फायदा हो सकता है? और सोचे सर, अगर तो हम इनकी टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे होंगे, आपको नहीं लगता कि उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी? जो इसने बात कही सर, मोटिवेशन होगी। तो जब मोटिवेशन आएगी, डेडिकेशन होगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, वो बिजनेस को अपना आपको बिजनेस का पार्ट समझेंगे। जब बिजनेस का पार्ट समझेंगे, क्योंकि बिजनेस उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो फिर वो दिल से काम करेंगे। तो उसके रिजल्ट आपको नजर आना स्टार्ट होंगे। किस तरह से आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय की डेडिकेशन इंक्रीज हो रही है। और दूसरा जो आपका टर्नओवर का मसला है, वो टर्नओवर का मसला भी हल हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। अब आपने क्या करना है, 4 अच्छे से पॉइंट्स बनाने, और फिर हम इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करें और देन वी विल स्टार्ट दी ड्राफ्टिंग। ऑलराइट सर, तो आए सर आप बात करते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो सर बात ईमेल की थी, हमने ईमेल लिखा, और ईमेल का फॉर्मेट सर हमारे पास है टू अगेन फ्रॉम सब्जेक्ट एंड डेट।
किसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं। वी आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने अपना सब्जेक्ट रख दिया क्योंकि उसके अंदर सपोर्ट एंड देन चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा वो लंबी हो जाती है, तो इट इज फाइन टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सितंबर 2003 जो कि डेट बताई गई थी कि आप अज्यूम करें इस पेपर को करते हुए कि वो है, आप अपने पेपर में अपनी डेट डाल लोगे। ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे सर, दिस ईमेल एडवाइजेस ऑन से लेकर यहां तक, ये कहां से लिखा है हमें बिल्कुल पता है सर, ये आपने यहां से लेकर यहां तक कॉपी किया है, तो यही हम कॉपी कर रहे होते हैं, ये हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सपोर्ट में हम कुछ अपने पॉइंट्स लिख रहे होंगे। पहला पॉइंट है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो सर हमने बात की थी कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है कि इससे आपके एम्प्लॉयज का, स्टाफ का स्किल सेट, उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है ना, और जब नॉलेज और स्किल सेट इंक्रीज होगा तो वो क्या होंगे, वो इफेक्टिव हो जाएंगे, वो प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका आउटपुट इंक्रीज होगा एंड यू विल बिकम इफेक्टिव। तो दिस विल अगेन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द PSS। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर मैं आपके साथ रीड करता हूँ। जो चीज मैंने उर्दू में बोली है वही चीज इंग्लिश में लिखूंगा सिंपल अल्फाजों में। ऑलराइट सर, तो देखिए क्या सिंपल से लिखा हमने, टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम विल एनहांस द स्किल सेट एंड नॉलेज ऑफ द स्टाफ एंड इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिटेबिलिटी, नो सर, इट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है सर। प्रोडक्टिविटी एंड विल मेक देम एफिशिएंट थ्रू लर्निंग न्यू टेक्निक्स एंड मेथड। जब आप उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उनको नई चीजें समझ आएंगी, चीजों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं वो समझ आएगा। दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द केसेस, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा इनहांस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब वो चीजों को नए और अच्छे मेथड सीख जाएंगे तो क्या होगा सर, वो क्वालिटी, मतलब जो उनका आउटपुट की क्वालिटी होगी ना वो अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब चीजों को और बेहतर अंदाज में करना सीख जाएंगे। वो क्या करेंगे सर, ऊपर लॉस की तो हमने बात कर ली, एफिशिएंट हो जाएंगे, लॉस कम होगा, वेस्टेज कम हो जाएगी, बट क्या होगा क्योंकि वो बेहतर अंदाज में करेंगे। अच्छा, इसको एक काम करें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और लिख देते हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ PSS बाय रिड्यूसिंग, यस सर, तो बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन टाइम एंड वेस्टेज। अच्छा, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी से मैंने इसको कनेक्ट किया ना, वो क्यों किया है, क्योंकि आपको याद है इधर इसने बोला कि कमर्शियल एक्यूमेन की स्किल आपको दिखानी है, तो ये कमर्शियल एक्यूमेन की स्किल के लिए आपको जरा उसको ना अपने बिजनेस सेंस में भी बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ये हिट करेगा। इसी तरह एनहांस क्वालिटी में क्या होगा कि जब वो चीजों को बेहतर अंदाज में करेंगे तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, कस्टमर का फीडबैक अच्छा होगा, कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होगी, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आप बिजनेस ग्रो करेंगे, आपके रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे एंड प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। सिंपल यही बात लिखनी है आपने, सही है। तो अगेन अब मैं यहाँ पर स्किल सेट एंड नॉलेज वाली बात ऊपर जो लिखी थी वो दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि टैलेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम से क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, इधर प्रीसीन में आएंगे ना अगर, तो प्रीसीन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई हमारे ना रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप कोई ना कोई चीज फॉल्टी बना रहे होंगे, आपके प्रोडक्शन में कुछ मसले मसाइल होंगे, तो जब आप ट्रेनिंग करवा देंगे तो ये वाले मसले हल हो जाएंगे, यानी अब आपका प्रोडक्ट में जो मसले थे वो खत्म होंगे, प्रोडक्ट अच्छा बनने लगेगा और रिटर्न्स कम आने लगेंगे। रिटर्न्स कम आएंगे तो आपकी अगेन रेपुटेशन अच्छी होगी, ब्रांड इमेज अच्छी होगी, सही है ना। तो ये चीज है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट सर, तो देखिए बिल्कुल सिंपल से हमने जो बात की थी वही लिखी है। द प्रोग्राम विल आल्सो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज द स्टाफ विल बी ट्रेन टू अप्लाई द हाई लेवल स्किल्स एंड नॉलेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। इंप्रूव क्वालिटी विल रिजल्ट इन द इंक्रीज लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी एंड विल आल्सो डिक्रीज द रिटर्न्स क्वांटिटी, रिटर्न भी कम हो जाएंगे। दिस विल हैव पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑन द ब्रांड इमेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द PSS, राइट। तो सर अगेन बहुत सिंपल सा आंसर, बहुत ही सिंपल वे में, और कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ज्यादा चीजों में हम डिफिकल्टी लाते हैं तो हमारा आंसर खराब हो जाता है। तो चीजों को बहुत प्रिसाइज, बहुत सिंपल वर्डिंग में हम अपने आंसर को कन्वे करेंगे। लो स्टाफ टर्नओवर, सर जब आप उनकी डेवलपमेंट कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, सो दे वुड बी फील वैल्यूड, राइट, दे वुड बी फील इन्वॉल्व इन द बिजनेस। वो समझेंगे कि बिजनेस हमें अपना एसेट समझता है, हमें अपनी रिसोर्स समझता है, हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो जब मोटिवेटेड होंगे तो फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, इवन अगर थोड़ी सैलरीज कम भी होंगी तो यही बात लिखेंगे आप। इससे होगा क्या सर, आपकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट और ये जो पूरा प्रोसेस है वो बचेगा। आप शायद उनको शायद कम पे करेंगे ना तो भी वो रुकेंगे, तो आपकी सैलरी एक्सपेंस भी थोड़े बहुत बच रहे होंगे, और फिर स्टाफ छोड़कर नहीं जाएगा तो बिजनेस के डिस्ट्रप्शन,
कम होगी और जो ऑपरेशन है वो स्मूथ चल रहे होंगे। तो देखिए इतनी सारी चीजें, इससे फायदा हो रहा होगा। तो ये आप लिखें यहाँ पर अपने पास। ऑलराइट सर, तो रीड करते हैं। स्टाफ विल फील मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड फील करेंगे एज दे वुड हैव द सेंस ऑफ बीइंग वैल्यूड एट द ऑर्गेनाइजेशन। देयर सजेशन एंड आइडियाज फॉर द इनोवेशन द प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वुड बी कंसीडर्ड। जब आप उनको कंसीडर करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे, मोटिवेटेड होंगे। दिस विल डिक्रीज द टर्नओवर ऑफ द स्टाफ, इंक्रीज द स्टाफ लॉयल्टी एंड रिड्यूस द रिक्रूटमेंट कॉस्ट एज वेल। ठीक है ना, टर्नओवर कम करेगा, लॉयल्टी इंक्रीज करेगा, आपके रिक्रूटमेंट कॉस्ट को कम करेगा। फर्दर इट विल इनेबल द स्मूथनेस या लो डिस्ट्रप्शन इन द ऑपरेशन ड्यू टू लो टर्नओवर, राइट। आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होंगे, डिले नहीं होंगे, उसमें ब्रेक नहीं आएगा कि बंदा नहीं है, स्टाफ नहीं है, वर्कर नहीं है, भाई ऐसे मसले नहीं आएंगे, आपके पास स्टाफ हमेशा रहेगा। सक्सेशन प्लानिंग, सर सक्सेशन प्लानिंग हमने जिस तरह बात की थी कि आप नेक्स्ट रोल के लिए स्टाफ को जब ट्रेन करते हैं, तो इन केस आपका की मैनेजमेंट पर्सनल छोड़ के चले जाता है, तो क्विकली आप उस प्लेस को फिलअप करते हैं किसी बंदे को प्रमोट करके, और वो उसके लिए ना सिर्फ क्विकली आप फिलअप करते हैं बल्कि वो बंदा उस पोस्ट के लिए रेडी भी होता है, वो उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आ जाता है। सही है। तो एक ये काम हो जाता है, आपको इंटरनली एक अच्छा बंदा मिल जाता है, ट्रस्टेड बंदा मिल जाता है, आजमाया हुआ बंदा मिल जाता है, और बाहर से बंदा लाने की कॉस्ट और उसका रिस्क जो है ना ये बच जाता है। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पर। ये लिखेंगे सर, हमारा अच्छा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट सर, तो बहुत ही सिंपल वे में अगेन, द प्रोग्राम विल गिव यू द एबिलिटी टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ द की पर्सनल क्विकली एज द स्टाफ टू बी कंसिडर सक्सेसर। जिस तरह होता है बादशाह के मरने के बाद बादशाह का बेटा बादशाह बनता है, तो वो उसको क्या करते हैं, एक वक्त के बाद बादशाह अपने साथ रखना शुरू करता है, अपने डिसीजन मेकिंग में, डिस्कशन में इन्वॉल्व करता है ताकि वो चीजें सीखे। ठीक है ना, तो वो जो सक्सेसर होगा ना, जिसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये इस रोल को आगे चल के फिलअप करेगा, तो उसको क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक रोल के सक्सेसर को ट्रेन किया जाता है क्लोज सुपरविजन के अंदर उस की पर्सनल के। सही है ना। इससे होगा क्या, दिस विल गिव यू एन इंटरनल ट्रस्टेड एंड नोन टैलेंटेड रिसोर्स टू फिल द की पोस्ट। ठीक है, की पोस्ट आपको दे रहे हैं तो एक आजमाया हुआ बंदा आपको मिलेगा, एंड विल आल्सो सेव द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल हायरिंग एंड द रिस्क, राइट। रिगार्ड्स इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट। तो सर यहाँ पर अगेन हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, बट एक चीज सर, रिगार्ड एक्सटर्नल एनालिसिस यहाँ पर नहीं, अभी रुके जरा। तो सर चैलेंजेस रह गए थे, चैलेंजेस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर बस लिख भी दिया मैंने चैलेंजेस। टाइम एंड कॉस्ट, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स एंड डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एम्प्लॉय में लीव, पोस्ट डेवलपमेंट एंड एटीट्यूड और लो मोटिवेशन। अब आपने करना क्या है सर, आपको वही 2 से 3 लाइनों के अंदर जो हमने डिस्कशन यहाँ की थी, बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में आपको उस डिस्कशन को 2 से 3 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन। ऑलराइट, तो सर यहाँ पर फिर आप क्लोजिंग अपने लाइन लिखेंगे, रिगार्ड्स इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट, और यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हुआ। इसी क्वेश्चन जो कि हमारा पेपर है पीएसएस स्पेसिमेन नंबर 1, उसके पार्ट 3 को देख रहे होंगे डिटेल में। तो आज जरा मेरे साथ क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज ईमेल्ड यू with the details of 2 key issues identified by the audit and risk committees during its latest interview। आपको एक ईमेल की उसने जिसमें अंदर 2 इश्यूज से रिलेटेड उसने बात की है। कौन कौन से इश्यूज है सर? डाटा फ्रॉम ऑनलाइन कस्टमर्स एंड इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। ये 2 इश्यूज हैं जो कि फाइनेंस डायरेक्टर ने आपको एक ईमेल के थ्रू आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा, फिर करना क्या सर? द फाइनेंस डायरेक्टर विल डिस्कस दीज इश्यूज एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड हैज आस्क्ड यू टू असिस्ट हिम विद प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग। फाइनेंस डायरेक्टर कह रहा है कि अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर मैं इन इश्यूज को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूं मीटिंग के लिए कि मुझे मीटिंग में क्या बात करनी है इनसे रिलेटेड। ठीक है ना। यानी देखिए एसबीएल का पेपर आपको किसके लिए तैयार कर रहा है कि आप फाइनेंस डायरेक्टर की मदद कर रहे हैं। मदद करने का मतलब ही क्या है कि आप उसी का काम कर रहे हैं। तो कल को जब आप अपने करियर के अंदर फौरन नहीं, जाहिर सी बात है 8 साल 10 साल के बाद जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे कि जहां पर आप फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ऑपरेशनल डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर बनेंगे, तो आपको इन तमाम चीजों का आइडिया होगा कि आपको किस तरह से बिजनेस को लेकर चलना होता है, उसको मैनेज करना होता है, उसकी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, राइट। तो खैर ये एक पॉइंट था डिस्कशन का, मगर आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स। हमें फॉर्मेट बता दिया गया है कि आपको ब्रीफिंग नोट्स बनाने हैं फॉर द फाइनेंस डायरेक्टर। एड्रेसी कौन है हमारा सर? एड्रेसी हमारा फाइनेंस डायरेक्टर है। ओके, जिसमें आप डिस्कस करेंगे नंबर 1,
how PSS could benefit from analyzing and using data from online customers and visitors. Number 2, advice on threats which PSS could be exposed in relation to undertaking big data analytics. टोटल 12 मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा सर, बोल क्या रहा है करने को? आपको बोल रहा है कि भाई आपको ये डिस्कस करना है ऐसे कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आपको मिलेंगे कि अगर आप उस वेबसाइट पे जो डाटा स्टोर हो रहा है ना, ये वाली बात, इसको अगर आप स्टोर कर ले तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और दूसरा आपको ये बताना है कि ऐसे क्या थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि आपको फेस हो सकते हैं। थ्रेट्स का मतलब नुकसान, पोटेंशियल फ्यूचर के नुकसान, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फ्यूचर के बेनिफिट्स की बात कर रहा है, ये फ्यूचर के नुकसानात की बात कर रहा है कि अगर आप बिग डाटा एनालिटिक्स करते हैं तो ऐसे क्या थ्रेट्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो नेगेटिवली हैं और आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, मैं इससे थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है लेकिन अभी नहीं करूंगा, जब आपको मैं एग्जिबिट पढ़ा दूंगा ना, फिर एक चीज है जो मुझे आप लोगों को बतानी है ताकि आपके पेपर में आपको वो काम आए। अच्छा, पार्ट बी भी पढ़ लेते हैं सर। पार्ट बी में इवेल्युएट करना है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द वीकनेस, आइडेंटिफाई इन पीएसएस इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज एंड रिकमेंड एक्शन टू एड्रेस दीज वीकनेसेस, ठीक है ना। आपको इंपैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, अगले लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है, और उसके साथ रिकमेंडेशन देनी है कि उन इंपैक्ट्स को या उन वीकनेसेस के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। 12 मार्क का है, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी आगे, बट अभी हम इस लेक्चर के अंदर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन द पार्ट ए ओनली। तो सर अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो आए जरा एग्जिबिट्स की तरफ। क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जिबिट है जो पार्ट ए से रिलेटेड है? एग्जिबिट 1 हम यूज कर चुके हैं, 2 यूज कर चुके हैं, 3 यूज कर चुके हैं, 4 है ईमेल फ्रॉम द फाइनेंस डायरेक्टर। यही तो हमारा सवाल है, इशूड आइडेंटिफाई बाय द ऑडिट एंड रिस्क कमिटी एज एट पीएसएस। तो एग्जैक्टली सर ये एग्जिबिट नंबर 4 हमारे काम का है इस रिक्वायरमेंट के लिए। तो आए एग्जिबिट 4 को रीड करते हैं। एग्जिबिट 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? एग्जिबिट 4 हमें बताता है ईमेल फ्रॉम द फाइनेंस डायरेक्टर। फाइनेंस डायरेक्टर के पास से ईमेल आई है जिसमें उसने एड्रेस फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर हमें एड्रेस कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? इशूड आइडेंटिफाई बाय द ऑडिट एंड रिस्क कमिटी। ओके फाइन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑडिट एंड रिस्क कमिटी। ऑडिट एंड रिस्क कमिटी के हेड के पास से मेरे पास रिपोर्ट आई है which identifies a few issues। उसमें कुछ इश्यूज हैं। 2 of the issues are summarized। उसमें से 2 इश्यूज ऐसे हैं जो मैं आपके लिए समराइज कर रहा हूं, उस पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या इश्यूज है सर? नंबर 1 डाटा से रिलेटेड जो कि कस्टमर का पीएसएस स्टोर कर रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और दूसरा इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो अगली रिक्वायरमेंट के अंदर हमें देखना है, तो अभी से वो सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब मुझे एक बात बताएं सर कि क्वेश्चन मेरा कितने मार्क्स का था? देख लें सर कितने मार्क्स का है। क्वेश्चन मेरा है अराउंड, यस क्वेश्चन है 12 मार्क का, और एग्जिबिट में इंफॉर्मेशन सिर्फ कितनी सी दी हुई है? एग्जिबिट में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लाइनें दी हुई है मुझे, और बोल रहा है कि इसमें से 12 नंबर का सवाल आप आंसर करें। डोंट यू थिंक कि इसमें इतना डाटा नहीं होगा कि जिससे मैं अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकूं? यानी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें और होंगी जो मेरे अपने ओन से लिखने की होंगी, जो मेरे उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, उससे रिलेटेड होंगी। यस सर, एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जिबिट में आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं अगर आपसे बात कहूं कि अगर नहीं भी है ना, छोड़ें सर उसको। क्यों सर, क्यों छोड़ें? क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वेबसाइट से अगर हम डाटा स्टोर करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हमारे बिजनेस को क्या फायदा होगा। आपको नहीं लगता कि ये वो बात है जो हम लेक्चर्स में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं? यानी हमें तो ऑलरेडी पता है, आप हमें एग्जिबिट में बताएं या ना बताएं, एक जनरल बात है कि अगर मैं वेबसाइट से कस्टमर्स का डाटा, कस्टमर्स की एक्टिविटी, कस्टमर्स के फीडबैक को अगर मैं स्टोर करता हूं तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे, ये तो हम वैसे ही पता है, और ये हर वेबसाइट का होगा, सिर्फ पीएसएस का नहीं है। तो यानी ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसी कॉमन सेंस वाली, एक ऐसी जनरल नॉलेज वाली बात है कि जो एसबीएल के स्टूडेंट को लाजमी पता होगी अगर उसने लेक्चर्स देखे हुए हैं, उसने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। सही है ना? तो अगर तो ये 5 लाइनें भी हैं तो मैं सिर्फ इन 5 लाइनों को पढ़ूंगा और देखूंगा कि कोई स्पेसिफिक नेचर की, यानी जिसको हम कहेंगे कि स्पेशल नेचर की इंफॉर्मेशन है जो इस कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं उसको अपने आंसर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें तो पता है कि उस डाटा से हम क्या कर सकते हैं, बिग डाटा का, डाटा एनालिटिक्स का क्या फायदा होता है, ये तमाम चीजें तो हम डिटेल में देख चुके हैं, तो हमें तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इस डिस्कशन का मतलब यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज की वजह से पेपर में आंसर नहीं कर पा रहे होते हैं। वो इस बात पे आकर पैनिक हो जाते हैं कि सर 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों में से मैं 12 नंबर का सवाल का जवाब कैसे दूं, उसमें तो कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। भाई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है क्योंकि उसको पता है इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है।
एसबीएल के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की ट्रेंड्स, हिस्ट्री अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्टोर कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर लें तो आपको क्या फायदा होगा ये पता होना चाहिए। सही है, तो सर आए अब रीड करते हैं। PSS collect data from its online customer and website visitors through its website। ठीक है, this includes पर्सनल डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑन मैट्रेस प्रेफरेंसेस। ठीक है ना, इसमें पर्सनल डेटा भी होता है, यानी कि पर्सनल डेटा कौन सा है, देखें अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीजें हमने देखी हुई हैं। पर्सनल डेटा हमारे पास कस्टमर का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड पिन, उसकी ईमेल, उसका फोन नंबर, पर्सनल डेटा है। आप सोचे आपको आपकी ईमेल किसी के पास चले जाए, वो आपको रोज कोई ना कोई ईमेल कर रहा है, आपका नंबर किसी के पास चले जाए, वो रोज सुबह आपको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा है, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सर ये पर्सनल डेटा है हमारा, और जब वो बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको ये तमाम चीजें देनी पड़ती है, तो जब देता है तो हमारे पास पर्सनल डेटा आ जाता है उसका। ठीक है ना, और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, उसका पिन, ये कितना सेंसिटिव डेटा है अगेन। और मैट्रेसेस की जो प्रेफरेंस है ना वो भी हम वहां पर स्टोर कर रहे होते हैं कि वो कौन से मैट्रेस को लाइक कर रहे हैं, कौन से मैट्रेस के ऊपर टाइम देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना उसकी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, कौन सा खरीदा, कौन सा नहीं खरीदा, किसके बारे में क्या फीडबैक दिया, किसमें क्या उन्होंने वीकनेस निकाली है, किसमें क्या अच्छाई देखी, क्या बुराई बताई, ये तमाम चीजें। PSS also track the activity of the customer and the website visitor on the website and gather the feedbacks। वहां पर उनके एक्टिविटी यानी कि वो कितनी देर किस मैट्रेस के ऊपर टाइम गुजार रहे हैं, किस मैट्रेस को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, किसको फौरन से हटा देते हैं, और उनका क्या फीडबैक है हमारी सर्विसेज, हमारी वेबसाइट्स, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स, हमारी प्राइसेस। ठीक है ना, इन तमाम चीजों के बारे में क्या फीडबैक है। आप देखें ये वो बातें यहाँ नहीं लिखी हैं, लेकिन हमें पता है सर कि फीडबैक में क्या क्या चीजों का फीडबैक हो सकता है। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू डेवलप, कि आप ताकि फिर पेपर में पास कर सके। बिजनेसमैन और बिजनेस एक्यूमेन की जो स्किल होती है ना वो यही होती है कि आप चीजों को खुद से समझ सकें। भाई अगर उसने बोल दिया वेबसाइट पे डाटा गैदर हो रहा है तो मुझे पता है कि डाटा कौन सा गैदर होता है, किस तरह का होता है। ठीक है ना, दिस डाटा इज नॉट करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड बाय PSS। PSS इसको यूज नहीं कर रहा, and it is unclear what control are in place to ensure the data is kept secure। और ये unsure है, फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई उस डाटा को सिक्योर रखने के लिए कोई कंट्रोल्स हैं भी या नहीं, और किस तरह के हैं ये हमें नहीं पता। भाई इतना पर्सनल डाटा, इतना सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है और इतना यूजफुल डाटा, यानी कि ये वो डाटा है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि आज जो एक करेंसी है ना वो डाटा की है। तो ये डाटा जो कस्टमर का है ये इतना वैल्यूबल है, आप इस अगर डाटा को सिक्योर नहीं करें तो ये कोई और भी यूज कर सकता है, आपका कॉम्पिटिटर भी यूज कर सकता है, कोई चोरी कर लेगा तो कस्टमर आपके ऊपर फिर लीगल पेनल्टीज लगा सकता है, आपको सू कर सकता है कि भाई मेरा डाटा आपने ऐसे किसी को क्यों दे दिया। सही है ना, तो इस तरह के मसले आ सकते हैं, हैकिंग हो सकती है। तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि किस तरह के कंट्रोल्स हैं। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई बेनिफिट्स बताएं कि क्या हो सकता है अगर हम डाटा को एनालाइज करना स्टार्ट करें, यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, और क्या थ्रेट्स हो सकते हैं कि अगर डाटा एनालिटिक्स की तरफ हम जाते हैं तो क्या मसले मसाइल या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ख्याल करना चाहिए। तो सर यहाँ पर वीडियो को पॉज करें एंड 5 से 7 मिनट लें और मुझे आप लोग एटलीस्ट भी 5 बेनिफिट्स बताएं, और इसी तरह 5 थ्रेड्स या 3-4 थ्रेड्स भी अगर आप बता सकते हैं तो वो नोट डाउन करें, देन फिर डिस्कस करेंगे हम कि वो क्या क्या हैं और उसको फिर किस तरह से ड्राफ्ट करना है। तो सर वीडियो को पॉज करें। ऑलराइट सर, तो उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में कुछ अच्छे पॉइंट्स आए होंगे, और अगर नहीं आए तो मेरे साथ डिस्कस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके और होपफुली एग्जाम तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इन तमाम चीजों को सोच पा रहे होंगे। तो सर सबसे पहले थोड़ा फॉर्मेट के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर फॉर्मेट के बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स है। सर तो ईमेल हमें लिखने को कही गई थी तो हमने ईमेल लिखा, उसके बाद टू फाइनेंस डायरेक्टर को हम एड्रेस कर रहे हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट एनालिसिस जो कि हम हैं। सब्जेक्ट है बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स, सिंपल और टू द पॉइंट सब्जेक्ट जिसमें एक ही लाइन में हमने सब बता दिया कि भाई हम क्या बताने वाले हैं आपको। September 2003 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। दिस ईमेल डिस्कसेस हाउ PSS कुड बेनिफिट फ्रॉम वेबसाइट विजिटर एंड एडवाइस ऑन द थ्रेड्स। ये सारी लाइन सर मैं कहां से लेकर आ रहा हूं सर? अब तक तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं, हमें समझ आ गई है कि ये लाइन हमने क्वेश्चन से कॉपी की है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक बस डिस्कस को डिस्कस कर दिया, एडवाइस को एडवाइस कर दिया है। सही है ना, तो सर ये लाइन कॉपी एंड पेस्ट होती है वहां से। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं सर? बेनिफिट्स
ऑफ डाटा एनालिटिक्स, राइट। तो ये पार्ट ए हमारा है, पार्ट ए का पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट ए का पार्ट 1 जिसमें वो बेनिफिट्स पूछ रहा है और बाद में फिर थ्रेड्स के ऊपर बात करते हैं। तो सर अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला, अगर तो ये देखें एग्जिबिट पे आते हैं, एग्जिबिट में उसने क्या बोला कि हम कस्टमर की पर्सनल डाटा, कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस है उसको नोट कर रहे हैं। तो सर आप जब कस्टमर के प्रेफरेंसेस को, कस्टमर के पर्सनल डाटा को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जब आप इसको स्टोर करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, क्या उनकी नीड्स हैं, सही है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट आप अच्छा कर सकते हैं और आप कस्टमर की नीड्स और कस्टमर के ट्रेंड्स के साथ अलाइन कर सकते हैं ताकि आपके रेवेन्यूज ग्रो करें। हो सकता है कि नहीं, सही, यही हमारा पहला पॉइंट है। यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया, जरा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग भी करेंगे, मैं रीड भी करवाऊंगा। सर पहला पॉइंट है हमारा, इसको मैं कह देता हूं, कस्टमर नीड्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर, वापस इधर ही आ जाए, जरा देखते हैं। एक चीज अगर आपको याद हो, इसी पॉइंट से निकलेगा सर, देखें इसी पॉइंट से ही सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे पास ये 5 ही चीजें हैं और बाकी हमारी सारी कॉमन सेंस है। अगर तो मैं कस्टमर की नीड्स, मार्केट के ट्रेंड्स को देख रहा हूं, एक्टिविटी देख रहा हूं उनकी और उनके फीडबैक्स देख रहा हूं, तो आपको नहीं लगता कि एक तो ये बात हमें बताई गई थी एक एग्जिबिट के अंदर, एग्जिबिट नंबर 1 के अंदर, जो हमारा स्टाफ भी कह रहा था कि हम उतना अच्छे से इनोवेट नहीं कर पा रहे जितना अच्छे से हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। जब हम इन तमाम चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हम अच्छे से इनोवेट कर पाएंगे। और सिर्फ इनोवेट नहीं, मतलब देखो, एक तो ये है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे करूं, तो चांसेस ये है कि वो खर्चा जाया भी हो सकता है और वो खर्चे से एक अच्छा प्रोडक्ट भी बन सकता है, अच्छे फीचर्स बन सकते हैं, अच्छी इनोवेशन हो सकती है। लेकिन ये चांसेस किस बात पे बेस करते हैं, ये इस बात पे बेस करते हैं कि पीछे मेरे पास जो सपोर्टिंग डेटा है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं इनोवेशन की तरफ जा रहा हूं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूं, वो डेटा कितना अच्छा है, वो डेटा में मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो जब मैं उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करूंगा तो मेरी इनोवेशन के सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा होंगे। बिल्कुल सर होंगे। तो एक और पॉइंट आ गया, क्या आ गया सर, सक्सेस ऑफ इनोवेशन, सक्सेसफुल इनोवेशन। अच्छा, उसके बाद अगला क्या पॉइंट आएगा सर, अगला पॉइंट एक बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि जब आप कस्टमर के डाटा के एनालिसिस करते हो ना, तो ये चीज सबसे पहले आ जाती है। और ई मार्केटिंग वेबसाइट में ये सबसे पहले, मतलब जैसे ही वेबसाइट आती है ना, ये वाली चीज आती है, वो है पर्सनलाइज मार्केटिंग। यानी कि अब आप हर कस्टमर की नीड के हिसाब से उनको मार्केटिंग मैसेजेस कर रहे होंगे, उनको मार्केटिंग प्रमोशंस के लिंक, वीडियोस, पोस्ट ये दे रहे होंगे, उनको ईमेल्स उनके हिसाब से कर रहे होंगे, उनको एड्स उसके हिसाब से दिखा रहे होंगे। इवन ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जो एड्स भी चलती है ना, ये भी एक कैटेगरी, ग्रुप ऑफ कस्टमर को सिलेक्ट करके चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप टारगेटेड मार्केटिंग, पर्सनलाइज मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और ये आप कैसे कर पाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि ये एक ग्रुप है, ये वो एरिया या ये वो लोकेलिटी है, ये वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, कि जो इस तरह के मैट्रिक्स को पसंद करते हैं, जो इस तरह के फीचर्स को पसंद करते हैं, जो कॉस्ट के लिए क्या कहूं मैं कि कॉस्ट इफेक्टिव लोग हैं, या कॉस्ट से जल्दी वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं कॉस्ट को कम कर दूं तो वो सेल हमसे करेंगे। तो आप पर्सनलाइज मार्केटिंग, पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हो जाएगा सर, जिसको मैं लिखूंगा, ओके। अच्छा भाई, अगला क्या मसला और अच्छा काम हो सकता है सर, अगला काम एक और ये हो सकता है कि अगर तो मैं ये कह दूं कि जब मैं कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर के ट्रेंड्स को, उसकी प्रेफरेंसेस को समझ जाऊंगा और उसके हिसाब से उसको डील करूंगा, उसको पर्सनलाइज मार्केटिंग कराऊंगा, ठीक है ना, तो आपको नहीं लगता कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होगा, कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल रहा होगा जिस तरह का वो प्रोडक्ट चाह रहा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होगा, तो उसकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी, और लॉयल्टी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हमारे रेवेन्यूज, हमारे जो कस्टमर रिटेंशन है और रिपीटेटिव कस्टमर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मसला इस वक्त क्या है कि कस्टमर लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं है। तो अगर तो नहीं है और हम ये अगर काम कर लें तो हम ऐसे वाहिद बन जाएंगे कि जिसके पास कस्टमर की लॉयल्टी आ जाएगी। तो जब कस्टमर आपका लॉयल हो जाएगा तो फिर वो और किसी से नहीं खरीदेगा, जब भी वो परचेस करेगा वो आपसे कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी,
कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? और एक चीज ये हो सकती है कि आपने ये देखा है कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी रिटेलर्स थे उन्होंने तकरीबन सब ने अपनी अपनी वेबसाइट्स बना ली है और वो उन वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो अब हम भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वो भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, हम कस्टमर की नीड्स, प्रेफरेंसेस, उनके फीडबैक्स को, उन सबको एनालाइज कर रहे हैं और जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट, हमारी मार्केटिंग, हमारी सर्विस सब अच्छी हो जाएगी। तो हमें क्या होगा, उनसे एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एज अल्टीमेटली हमें मार्केट का लीडर और मार्केट में मार्केट शेयर ज्यादा ग्रो करने में हेल्प कर रहा होगा। तो सर पांचवा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? अच्छा, इसके बाद और क्या पॉइंट हो सकता है सर? और आपको अगर याद हो तो प्रीसीन में ये बात लिखी थी कि जो हमारा मार्केट शेयर है वो ऑनलाइन सेल हम भी कर रहे हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर डीटीसी जो हमारा प्रोग्राम है उसकी सेल 20% इस वक्त टोटल सेल के। तो अगर तो हम डाटा एनालिटिक्स करेंगे, अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाएंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे, डोंट यू थिंक कि ये जो डीटीसी सेल है ये इंक्रीज हो जाएगी? और जब ये इंक्रीज होगी तो वेबसाइट, अगेन वेबसाइट की कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो ग्लोबल वेबसाइट होती है, तो फिर हमारी जो ऑनलाइन सेल्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सर हो सकता है बिल्कुल, यानी कि हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 20-80 का रेशियो था तो ये 30-70 हो जाएगा। तो भाई इसमें तो सिर्फ शिफ्ट आ रहा है ना फिजिकल से ऑनलाइन पे। मैं शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल हमारा मार्केट शेयर ऑनलाइन के थ्रू बढ़ जाए। सही है ना? तो ये चीज एक और हो सकती है। सर देखें कितने फायदे हैं जो कि इसने लिखे नहीं है लेकिन ये कॉमन सेंस वाले हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ई मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, तो फिर हम इन चीजों को पिक कर पा रहे होंगे। क्या है सर? इंक्रीज इन मार्केट शेयर ड्यू टू डीटीसी। अच्छा, मैं आपको अभी इसकी ड्राफ्टिंग पता है क्यों नहीं करवा रहा हूँ? वैसे तो मेरी ये आदत है, आपने देखा है कि मैं जैसे जैसे एक एक पॉइंट लिखाता हूँ आपको बताता हूँ कि देखें इसका आंसर यहाँ से शुरू करना है और फिर आपने इस तरह आगे एक्सप्लेनेशन लिखनी है, अपने पॉइंट को कंक्लूड करना है। लेकिन इसकी वजह यह है कि सर हमारे पास इस वक्त इसके अंदर कुछ भी लिखने को है नहीं, यानी कि अब जो भी लिखेंगे ये हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि हम इस पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। यानी हमारी एक कॉमन सेंस में हम क्यों कस्टमर नीड्स और ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि कस्टमर नीड्स और ट्रेंड को अगर हम समझ ले, उसको एनालाइज कर ले तो हमें क्या फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें हमारे अपने ओन पे लिखने की है। तो मैं उसको ड्राफ्ट करता हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैंने उसको किस तरह ड्राफ्ट किया है। अगर तो क्वेश्चन से लिखना होता तो मैं आपको बता रहा होता कि यहाँ से कॉपी करें, फिर आगे इस तरह से बात करो, अपनी एक्सप्लेन करें, राइट? तो सर हमने एडवांटेजेस लिख लिए हैं, अब मैं इनको ड्राफ्ट करता हूँ, रीड करवाता हूँ, फिर हम बात करते हैं थ्रेड्स की। ऑलराइट, देखिए मैंने अपना आंसर का स्टार्ट कैसे लिया है। पीएसएस कलेक्ट द पर्सनल डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिसेस, प्रेफरेंसेस एंड आल्सो कस्टमर एक्टिविटी एंड फीडबैक। ये आपने लिख दिया कि भाई आप कलेक्ट करते हो। अब जब आप कलेक्ट करते हो तो अगर आप इसको एनालाइज कर लें तो इससे क्या होगा कि आप कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इनहांस कर सकेंगे और फिर कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो इट विल गिव यू द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर, राइट? तो ये बात लिख कर आप इसको कंक्लूड कर देंगे। ऑलराइट सर, तो देखें क्या लिखा है हमने। बहुत सिंपल, जो मैंने बात कही है ना वही, हमने कुछ एडिशनल नहीं लिखना होता है, जो हम सोचते हैं उसी चीज को समझाना होता है। और प्लीज सिर्फ इतना से लिखकर नहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर को समझाना है। आप ये सोचेंगे ना एग्जामिनर तो खुद समझ आएगा, नहीं, वो खुद कुछ नहीं समझता, सब उसको हमें समझाना है, ठीक है ना? सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लिखें पीएसएस एनालाइजेस दिस डाटा एंड अंडरस्टैंड दिस द ट्रेंड, कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस, देन इट कैन अलाइन इट्स प्रोडक्ट and strategy with them and attract more customer and hence increase in revenues, right? तो सर बहुत क्लियर, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सक्सेसफुल इनोवेशन, हमने बात की थी, मैं ड्राफ्ट करता हूं फिर आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। ऑलराइट सर, तो देखें हमने क्या बात लिखी है। हमने पहले फैक्ट है वो हमने देखा कि इन बेड मैट्रेसेस इंडस्ट्री द इनोवेशन इज वेरी रैपिड एंड हाई, सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट बेड मैट्रेसेस एंड हीट सेंसिटिव मैट्रेसेस। हमने ये पढ़ा है कि भाई प्रीसीन में बताया था कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो देखें
जो इनोवेशन है वो बहुत हाई है, ठीक है ना, बहुत हैवीली इंटरेस्ट कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। स्मार्ट बेड आ चुके हैं, और ये जो हीट क्लाइमेट कंट्रोल फीचर जो कि आपकी हीट को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होगा, इस तरह के बेड्स आना स्टार्ट हो गए। और दूसरा स्टाफ सर्वे में हमने ये पढ़ा था कि स्टाफ बोल रहा है कि पीएसएस उतना अच्छे से इनोवेट नहीं कर रहा जितना अच्छे से उसके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, उतना तेजी से नहीं कर रहा। सही है ना, ये बात है हमने याद रखी। पीएसएस इज नॉट इनोवेटिंग एज फास्ट एज इट्स कॉम्पिटिटर। मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज पर द स्टाफ सर्वे, क्योंकि ये बात अभी कंफर्म नहीं है, तो हम बता देंगे कि भाई हमने सोर्स अगर ये बात कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं आगे। देयरफॉर अगर तो इसी वजह से अगर if PSS analyzes the data collected from its website such as market trends, customer preference, their feedback, then it can perform a data supported research and innovation। यानी कि अब जो आप innovation and research करेंगे वो data supported होगी, और जब इतना अच्छा डाटा, इतना सारा डाटा होगा, उसका अच्छा एनालिसिस किया होगा, तो फिर आपकी जो रिसर्च के सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, which will have the high chances of success and positive response from the customer। अगेन सर देखें, ये सारे कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये आपके पास एग्जिबिट में कोई लिख कर नहीं देगा, ये आपको खुद पता है कि डाटा एनालिटिक्स के फायदे क्या होते हैं। ये मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं और कोई एडिशनल पॉइंट नहीं लिखा है मैंने। नेक्स्ट है पर्सनलाइज मार्केटिंग। हमने ये बात की है कि किस तरह से पर्सनलाइज मार्केटिंग होती है, तो मैं ये लिखता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट सर, देखिए क्या लिखा हमने। पीएसएस कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द कस्टमर और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विद देयर नीड्स, प्रेफरेंस एंड फीडबैक थ्रू डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स से आप क्या करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बंदे की क्या नीड और प्रेफरेंस है, ठीक है, एक एक बंदे को या उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि पर्सनलाइज मार्केटिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, और इससे होगा क्या कि कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप उसको अप्रोच करेंगे उसी की नीड, उसी की प्रेफरेंस के हिसाब से उसको वही चीज दिखाएंगे जो उसको चाहिए। जिस तरह अगर आपको अक्सर ये होता है कि कभी कभार आप कुछ बात कर लेते हैं कि बर्गर खाने का, पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, तो आपका फोन उसको सुन लेता है और फिर थोड़ी देर में आपको उसी तरह की एड्स, उसी तरह के प्रमोशन, उसी तरह के डिस्काउंट दिखाने लगता है जिसमें बर्गर पिज्जा की बात की जा रही होती है, फास्ट फूड की बात की जा रही होती है। तो वहां क्या होता है कि एक तो आपको भूख लगी है, फिर आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह के प्रमोशन दिखाए जाते हैं, और वहां हाई चांसेस होते हैं कि आप वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पर्सनलाइज मार्केटिंग की जा रही होती है, तो इससे क्या होगा कि कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा। अच्छा, कस्टमर लॉयल्टी की बात की कि जब आप उसको उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी नीड्स, उसके जो फीडबैक्स है उसके ऊपर काम करके उसको एक इंप्रूव प्रोडक्ट देंगे तो उसकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी कि कंपनी मेरा ख्याल कर रही है। तो जब लॉयल्टी इंक्रीज होगी और इस इंडस्ट्री में और किसी के पास लॉयल्टी नहीं होगी, तो अगेन इससे क्या फायदा होगा कि कस्टमर रिपीटेटिव जो परचेजेस है वो आपसे कर रहा होगा और कस्टमर की रिटेंशन बढ़ रही होगी। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कस्टमर लॉयल्टी और रिटेंशन। तो ये कब होगा? जब आप उनकी नीड्स, उनके प्रेफरेंसेस को, आप उनके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उनको उसी तरह से फैसिलिटेट करेंगे जिस जो वो मांग रहे हैं। जब आप उनको अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे तो वो रिटेन होंगे। इसको लिखते हैं सर। ऑलराइट सर, देखिए क्या लिखा है। पीएसएस कैन फैसिलिटेट कस्टमर एज पर देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस एंड फीडबैक्स थ्रू परफॉर्मिंग डाटा एनालिसिस ऑन देयर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द वेबसाइट। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, मतलब इसको एक्सप्लेन करें। दिस विल इंक्रीज देयर सेटिस्फेक्शन लेवल एंड हेंस इंक्रीज इन द loyalty and retention rate which will result in repetitive orders from the customers, right? अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज में क्या है सर? बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सारे रिटेलर्स वेबसाइट के थ्रू काम तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डाटा एनालिटिक्स करके कस्टमर को अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। यानी एक हमारे पास एक ऐसा फीचर, एक ऐसा एडवांटेज आ जाएगा जो उनके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली हम प्रोमिनेंट हो जाएंगे और कस्टमर हमें ही प्रेफर कर रहा होगा, क्योंकि हम उसके हिसाब से चीजों को मोल्ड कर रहे होंगे, चेंजेस कर रहे होंगे, राइट? तो इस चीज को लिख लेते हैं सिंपल से। ऑलराइट सर, देखिए सिंपल सा लिखा है हमने। इन योर इंडस्ट्री मेनी रिटेलर्स आर ऑपरेटिंग थ्रू देयर वेबसाइट, बट इफ पीएसएस स्टार्ट परफॉर्मिंग डाटा एनालिटिक्स ऑन द डाटा कलेक्टेड थ्रू इट्स वेबसाइट, देन इट विल गिव यू द कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज देगा, कैसे देगा? As no one else is leveraging through the data on their website। डाटा कलेक्टेड लिख दें, ठीक है, कि और कोई डाटा जो कलेक्ट हो रहा है उसको यूज नहीं कर रहा, तो आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, आप सबसे आगे निकल जाएंगे। बाद में लोग अगर करेंगे भी
तो जितना आगे आप निकल गए होंगे फिर आपको कभी भी कोई उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एक अर्ली स्टेप ले लिया और आप बूस्ट करके आगे निकल गए। ठीक है, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर थ्रू डीटीसी। भाई अगर आप वेबसाइट अपनी अच्छी कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर लेंगे और उसके ऊपर प्रमोशन, मार्केटिंग ये सब अच्छा कर लेंगे तो आपकी ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज होगी। और ऑनलाइन सेल कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि वेबसाइट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है। तो जब ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है तो फिर आप वर्ल्ड वाइड फैल जाएंगे, यानी आप इंटरनेशनल हो जाएंगे। सही है, तो फिर आपकी सेल्स, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होता जाएगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो यही बात हम लिखते हैं सर। ऑलराइट सर, देखिए बहुत सिंपल सा लिखा है, इफ पीएसएस विल अपग्रेड इट्स प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड आल्सो वेबसाइट थ्रू इट ऑपरेट्स डीटीसी प्रोग्राम, then it can increase its market share even more on total basis, as the website has no geographical boundary, hence it will give you chance and boost in globalization. right sir? तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से एक ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं सर जो कि आपको बेनिफिट देंगे अगर आप डाटा एनालिटिक्स करते हैं। अगेन मैं वही बात समझा रहा हूं कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि सवाल में या कहीं पे भी आपको कोई लिखकर ना भी देना आप लिख सकते हैं। Again, it's about the concept and the understanding of the e-marketing, data analytics and everything, right? अच्छा, अब बात आती है सर थ्रेड्स क्या है। तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए टेस्ट रखेंगे, एक मतलब एक थोड़ा सा टास्क है आपके लिए। वो क्या है सर, थ्रेड्स मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, सोचें कि क्या क्या थ्रेड्स हैं, और फिर उसके बाद उन थ्रेड्स की मैं हेडिंग बताऊंगा, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, एंड देन आपको वो थ्रेड्स को ड्राफ्ट करना होगा खुद से, जिस तरह हमने इनको ड्राफ्ट किया है। राइट, तो वीडियो को पॉज करें, 2-3 मिनट लें और थ्रेड सोचें कि भाई अगर तो मैं पर्सनल डाटा को स्टोर कर रहा हूं और सिक्योरिटी का कोई खास कंट्रोल नहीं है तो किस तरह के थ्रेड्स आ सकते हैं। कुछ जनरल हमने क्लास में पढ़े हुए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो पॉज करें, फिर मिलते हैं हम। अच्छा जी, तो आइए जरा डिस्कस करते हैं सर डाटा सिक्योरिटी। पहला हमारा थ्रेड है डाटा सिक्योरिटी का। भाई जब आप पर्सनल डाटा स्टोर कर रहे हैं, पर्सनल डाटा में आपके पास, आप बताएंगे कि पर्सनल डाटा आपके पास, इफ आपका आंसर किस तरह स्टार्ट होगा, आप बताएंगे कि पीएसएस is storing the personal data about the customer which includes क्या क्या हो सकता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एज, प्रेफरेंसेस। भाई कोई अपनी प्रेफरेंसेस किसी को क्यों बताना पसंद करेगा, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड पिन, ये आप स्टोर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है कि आप इसको अच्छे से सिक्योर ना कर पाए। तो आपके लिए एक थ्रेट होगा कि अगर साइबर सिक्योरिटी अटैक हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, या वो डाटा किसी ऐसे बंदे के पास चले जाता है कि जिसके पास नहीं जाना चाहिए था, उसका मिसयूज कर लेता है, तो अगेन इससे क्या होगा सर, इससे जब ये लोगों को पता लगेगा तो आपका रेपुटेशनल रिस्क, आपकी रेपुटेशन कितनी खराब हो जाएगी कि आपने डाटा सही संभाला नहीं, आपने इसको लूज कर दिया, आपने इसको करप्ट कर दिया या किसी और बंदे के हाथ में चला गया। दूसरा, आपके ऊपर लीगल फाइन्स, पेनल्टीज और लीगल केसेस हो सकते हैं। कस्टमर का ट्रस्ट चले जाएगा कि वो आगे से आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, आपकी वेबसाइट से परचेज नहीं करेगा कि भैया तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, इनसे तो संभाली नहीं जाती, तो ये मसले हो जाएंगे सर। तो ये आप लिखेंगे और देन इट्स थ्रेड सिंपल। यही बात हमने बता दी इंग्लिश में, ठीक है, तो ये आपने लिखना होगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ आपके लिए, शॉर्ट से लिख देता हूँ ताकि आप उसको यूज करके अपने सेंटेंसेस बना सकें। तो पहले ऑलराइट सर, तो ये मैंने पॉइंटर्स लिख लिए जिसको यूज करके आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। इस पूरे पॉइंट को 2 से 3 या 4 लाइनों के अंदर बता रहे होंगे। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद द लेजिस्लेशन। सर आपकी वेबसाइट ग्लोबल वेबसाइट होगी, तो किसी मुल्क के अंदर क्या लॉज होंगे, डाटा सिक्योरिटी से लेकर डाटा स्टोरेज से लेकर आपके उसमें क्या लॉज है, तो आपको उन तमाम जो कंट्रीज के अंदर आपकी वेबसाइट ऑपरेट कर रही है और जो डाटा स्टोर कर रही है, आपको उनके तमाम लीगल लॉज से, जो कि डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, डाटा स्टोर से रिलेटेड है, डाटा यूज से रिलेटेड है, उनसे क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज लग सकती हैं, हो सकता है आपके बिजनेस को बंद भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बात आप लिखेंगे। ऑलराइट सर, तो ये पॉइंट्स मैं लिख दिए, इनको यूज करके आपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। एक्सपर्टीज फॉर डाटा एनालिटिक्स। भाई डाटा एनालिटिक्स इतनी एक कमाल की चीज है, तो उसको यूज करने के लिए भी तो कमाल का बंदा चाहिए जिसको ये यूज भी करना आता हो, जिसको इसके डाटा को रिफाइन करना, उसको प्रोसेस करना, और फिर जो उसके रिजल्ट्स है उनको इंटरप्रेट करना। एक एक चीज देखें, पहली चीज डाटा को स्टोर करना, रिफाइन करना, प्रोसेस करना, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। भाई ये क्या आपको आता है? नहीं आता सर, नीड एक्सपर्टीज। और एक चीज सर,
एक चीज बताऊं आपको, इधर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, क्या कोई टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर बैठा है? क्यों नहीं बैठा सर? तो आपके पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर एक्सपर्टीज आपको चाहिए होंगी, आपको ऐसा स्टाफ, ऐसी टीम, ऐसा हेड यानी कि टेक्नोलॉजी डायरेक्टर आपको लाना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट होगी जो कि आपको ये तमाम काम करने में मदद दे रही होगी। बोलो राइट। तो सर इसी चीज को लिखेंगे, एक्सपर्टीज नॉट अवेलेबल करंटली, नो टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हायर करना पड़ेगा एक्सपर्ट्स एंड टीम जो कि ये काम करके दे आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया सर हाई वन टाइम कॉस्ट। अब इसके लिए आपको डाटा सेंटर्स और अच्छी मशीन्स, अच्छे कंप्यूटर, अच्छे प्रोसेसर्स लगाने पड़ेंगे, उसकी एक अच्छी कॉस्ट होगी सर, और वो कॉस्ट वन टाइम हाई कॉस्ट होगी, जो कि आपको पहली चीज हाई कॉस्ट, ठीक है। ये तमाम कॉस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी? इनकर करनी पड़ेगी। तो पहला मसला, इनको फाइनेंस कहां से करेंगे सर? फाइनेंस अरेंज कहां से करेंगे? ये थोड़ा सा थ्रेट है, थोड़ा सा मसला है जो आपको आएगा। और दूसरा, रिस्क ऑफ फेलियर भी तो हो सकता है कि भाई काम नहीं किया ये सब कुछ, तो हमेशा रहता है। तो इस तरह का मसला आएगा तो उसमें आप क्या कर रहे होंगे? तो सर ये हमारा एक आंसर बन गया। अगेन फिर आप एंड में कर देंगे बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है, कौन? इंडिपेंडेंट बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो सर आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, इसकी ड्राफ्टिंग समझा पाया हूँ। और देखिए मेन जो बात है ना वो ये है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एग्जिबिट में सिर्फ 4-5 लाइन है, 12-15 मार्क का, 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? सर ऐसा नहीं हो सकता, एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी कॉमन सेंस और आपकी बैकग्राउंड नॉलेज जो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जानते हैं, जो पढ़ के आए, उससे ये सवाल सॉल्व हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। मिलते हैं फिर अगले पार्ट के सॉल्यूशन के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।